तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग को आईपीएल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है, जो कि आरटीएम के ऊपर एक बहुत डिबेट चल रही है आजकल। मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स अश्विन ने भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बोल दी है, मुझे 10 बार पढ़ना पड़ा सोचने के लिए कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या था। एंड आई वांट टू ब्रेक दैट डाउन एंड मुझे थोड़ा शायद डिफरेंट ओपिनियन भी, पर्सपेक्टिव भी लेके आना सबके लिए। और फिर जो सारे इंडियन सुपरस्टार्स हमारे डोमेस्टिक, ये मस्त न्यूज़ है भाई, ये बढ़िया न्यूज़ है, उसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। एंड फुटबॉल में भी हमें 2-3 चीजें करनी है। फुटबॉल में लास्ट ईयर हमने रियल मैड्रिड और बार्सिलोना को कवर करा था कि कैसे उनका सीजन जाने वाला है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। द सेम थिंग वी विल डू विद मैनचेस्टर सिटी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आरटीएम के बारे में। टू स्टार्ट विद, तुम्हारे क्या थॉट्स है आरटीएम को लेके? क्या ये होना चाहिए भी ऑक्शन में? क्योंकि काफी डिवाइडेड ओपिनियन है इसको लेके। आई थिंक आरटीएम, अगर ये ऑप्शन दिया जाता है टीम्स को, मुझे लगता है उस पर डिपेंड करता है कि कितने रिटेंशंस अल्टीमेटली अलाउ करती है आईपीएल। अगर जैसी न्यूज़ आ रही है कि रिटेंशंस बढ़ा देंगे वो लोग, देन आई थिंक कोई सेंस ही नहीं बनता फिर आरटीएम करने का। कि मतलब फिर आप भाई टीम रहने ही दो ना, फिर ऑक्शन कराई क्यों रहे हो? उसको मेगा ऑक्शन ना बोलो। अपेरेंटली ऐसा न्यूज़ है कि 4 रिटेंशंस और 2 आरटीएम होने वाले हैं। तो बेसिकली आप 6 प्लेयर्स कर सकते हो, ऑलमोस्ट आधी टीम को आप रिटेन कर सकते हो। तो पहली बात तो उसको मेगा ऑक्शन बोलना नहीं चाहिए। बट इन प्रिंसिपल तुम उसको एक बार के लिए हटा दो कि डिपेंड करता है रिटेंशंस कितने। आरटीएम एज अ रूल क्या तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? मतलब मेरे पास पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको रिटेंशंस दे रखे हैं, आपको चूज करना, आपको दिमाग लगा के चूज करना है कि मुझे कौन कौन से प्लेयर रिटेन करना है। उसके बाद एक नई टीम बनानी पड़ेगी स्क्रैच से। अगर आरटीएम कर दे रहे हो, देन अगेन फिर वही पॉइंट रहेगा कि आपका फिर रिटेंशंस भी आपने अलाउ कर दिए, फिर आपने ये भी अलाउ कर दिया। तो एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल मान लो हम ये कहेंगे 4 रिटेंशंस अलाउड है या फिर 2 रिटेंशन 2 आरटीएम, तो तुम प्रेफर क्या करोगे? ओह, आई वुड से मतलब मेरे लिए तो अच्छा 2 रिटेंशन 2 आरटीएम होगा। क्यों? ज़्यादा स्कोप है कि टीम ज़्यादा खुलेगी, ज़्यादा नए नए प्लेयर्स आ सकते हैं। ये तो तुम पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो क्या? नहीं मतलब मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं एक स्पेसिफिक टीम बहुत दिल ला के सपोर्ट करता हूँ। तो जितने प्लेयर्स उधर उधर जाएंगे उतना ज़्यादा फन क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा केओस क्रिएट होगा। ऑब्वियसली वो क्लब्स के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस करा था, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितने सारे नए रूल्स डालने की बात हो रही है। ये अलग वीडियो में बना कि क्लब्स के लिए शायद उतना फेवरेबल ना हो, बट एज अ व्यूअर, एज अ न्यूट्रल वॉचर, आई थिंक सबसे ज़्यादा केओस तब क्रिएट होगा जब ऐसे टाइप के रूल्स आएंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो आरटीएम का रूल है ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जिनको नहीं पता बेसिकली कि मान लो रिंकू सिंह, मैं क्या हूँ, रिंकू सिंह मेरी तरफ से ऑक्शन में जाता है एंड तुम आरसीबी हो, तुमने बिड कर करके उसको 10 करोड़ में खरीदा और एंड में मैंने अपना पैडल उठा दिया एज केकेआर और वो रिंकू सिंह उसी प्राइस के लिए मेरे पास दोबारा वापस चला आया। ये होता है आरटीएम। अब क्या ये अच्छा है बुरा है? देखो, अश्विन ने कहा है, लेटेस्ट जो न्यूज़ है, कि इट इज़ द वर्स्ट रूल पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स। क्योंकि एंड उसका लॉजिक क्या है बेसिकली, मैं जो पूरा समराइज कर पाया, आपको उसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोला हुआ है। 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली उसके। पहला पॉइंट ये है कि जब एक प्लेयर ऑक्शन टेबल पे जा रहा है विद द इंटेंशन कि उसकी जो टीम, ओरिजिनल टीम है, उसको आरटीएम से लेगी ही लेगी, तो इससे ना क्या चीज़ होती है? पहली बात तो वो ये कह रहा है कि मान लो रिंकू सिंह ऑक्शन में गया, तुम आरसीबी हो और कोई दूसरा बंदा है, वो है मान लो सीएसके, तुम दोनों बिड कर रहे हो। सीएसके ने कहा 5 करोड़, तुमने कहा 6 करोड़, उन्होंने कहा 7 करोड़, तुमने कहा 8 करोड़। ऐसे होते होते 10 करोड़ तक बात पहुंच गई और उसके ऊपर तुम लोग दोनों बिड नहीं करना चाहते और वो तुम्हें मिल गया 10 करोड़ पे, आरसीबी ने खरीद लिया। अब एंड पे आके मैंने राइट टू मैच कर दिया और वो 10 करोड़ में मेरे पास आ जाएगा वापस केकेआर के पास। तो अश्विन का ये कहना है कि इससे प्लेयर की फेयर वैल्यू नहीं आती ऑक्शन पे, क्योंकि अगर तुमने 10 करोड़ के लिए बिड करा है तो फिर मुझे उसके ऊपर बिड करना चाहिए 11वें करोड़ के लिए और 11 करोड़ में फिर मैं ले लूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने 10 करोड़ गया तो 10 करोड़ में ही मैंने पैडल उठा के मेरे पास वो आ गया। क्योंकि प्लेयर की एक्चुअल वैल्यू फिर 11 करोड़ तक जा सकती थी। तो तुम्हें अगर वो वापस चाहिए आरटीएम के अंडर तो तुम दोबारा पैडल उठाओ, प्राइस बढ़ेगी उतना जितना बढ़ना चाहिए, 10 से 11 करोड़, और फिर 11 करोड़ में मुझे मिलेगा इंस्टेड ऑफ 10 करोड़। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि भाई एक और जो रीज़न है कि क्यों शायद फेयर वैल्यू प्लेयर को ना मिले, अब मान लो रिंकू सिंह आज के टाइम पे अगर ऑक्शन पे गया तो बहुत महंगे उसमें बिक सकता है, पर अगर तुम एज आरसीबी और कोई तीसरा बंदा एज सीएसके, तुम दोनों को पता है कि केकेआर एंड में आके आरटीएम यूज करेगी ही करेगी,
उसके बावजूद एक दिल में डर होता है ना कि बाय चांस अगर नहीं करा तो पैसे देने पड़ और जाएंगे। बिडिंग जरूरत से ज्यादा एस्केलेट पड़ गई तो हमें पैसे देने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ हम एक्चुअली में बिड कर इस इंटेंशन से रहे हैं कि केकेआर की प्राइस थोड़ी इन्फ्लेट हो जाए ताकि उनके पास बाकी प्लेयर्स पे पैसे खर्च करने के लिए कम बजट रहे। हाँ उस गैम्बल के चक्कर में मान लो केकेआर ने उल्टा खेल दिया कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, तूने प्राइस इतनी इन्फ्लेट कर ली, तुम ही रखो। तो ऐसे में जो दो टीम्स बिड कर रही हैं सीएसके और आरसीबी के केस में, वो थोड़ी स्कैर्ड बिडिंग करती हैं, थोड़ी डरी डरी बिडिंग करती हैं, जिसके चक्कर में भी शायद एक प्लेयर का जो ओरिजिनल पोटेंशियल था वो रीच ना हो पाए। हाँ। क्या तुम इस लॉजिक से एग्री करते भी हो? दोनों जो पॉइंट्स दिए मतलब स्पेसिफिकली सेकंड पॉइंट जो भी तुमने बोला, यही तो गेम है पूरा। वही मतलब यही तो मजा आता है बिडिंग देखने में, इसलिए क्योंकि सबको अपना अपना दिमाग लगा करना है। हो सकता है उसमें फंस भी जाओ, पर वही तो फिर आपको थोड़ा प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एंटिसिपेट करना पड़ेगा। वही तो पूरा गेम है ऑक्शन का। एंड जो पहला पॉइंट था, आई थिंक उससे भी मैं उतना नहीं एग्री करता, क्योंकि फिर वो राइट टू मैच वाला नहीं रहा ना। फिर तो मतलब एक तरीके से आपने एक एक्स्ट्रा और बिड डाल दी और सबसे महंगे वाले को मिल गया, तो वो राइट टू मैच थोड़ी रहा। मतलब राइट टू मैच का मतलब ये है कि आपको प्राइस मैच करनी है। राइट। तो मेरा भी पहला पॉइंट अश्विन के काउंटर पे ये रहेगा कि इट इज सो रेयर दैट आई काउंटर अश्विन बिकॉज आई यूजुअली एग्री विद ऑल द पॉइंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि पहला पॉइंट तो यही कि यार राइट टू मैच का मतलब ही यही है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू में वो बिका है उसको मैच करके आप ले। तो वो कॉन्सेप्ट का जो बेसिक असेंस है, जो बेसिक सार है पूरा, उसी को आप खत्म कर दे रहे हो अगर आप कह रहे हो कि उसके ऊपर बिडिंग करी जाए। हालांकि हो सकता है अश्विन का मतलब ये हो कि इसको आरटीएम मत बोलो, कुछ और बोल के एक नया लॉ लेके आओ, बट आरटीएम तो ऐसे ही चलता है। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट तो ये रहेगा। दूसरा पॉइंट कि भाई अगर एक प्लेयर को जैसे रिंकू सिंह चाहता है कि वो केकेआर में रुके, पर किसी रीजन से जो रिटेंशंस के रूल है वो अलाउ नहीं कर पाते केकेआर को कि भाई नारायण को भी करना है, रसल को भी करना है, श्रेयस अय्यर कैप्टन उसको करना है, मान लो ऐसे कर करके रिंकू सिंह रिटेन नहीं हो पाता, पर रिंकू सिंह चाहता है कि केकेआर में ही रहे वो। तो आरटीएम एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा चांस है जिसके थ्रू एक प्लेयर जहाँ पे उसका दिल एक्चुअली में लगा हुआ है वहाँ पे दोबारा जाके खेल सकता है। ऐसा कितनी बार होता है कि एक प्लेयर एक्चुअली में किसी फ्रेंचाइज में जाना चाहता नहीं है, या फिर जिसमें जाना चाहता है उसको वो मिलती नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि प्लेयर की जो लॉयल्टी जहाँ पर है और जहाँ पे वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सकता है, उसी टीम को दोबारा रिपर्चेस करने का एक ऑप्शन भी मिलता है। तो ऑन अ नोट फॉर द प्लेयर्स ये एक अच्छी चीज़ है। जैसे अश्विन ने जो बेसिकली कंसर्न्स उठाए वो प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उठाए, तो प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ भी तो इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं तो इस चीज़ को इससे भी काउंटर कर सकता हूँ, जैसे रिंकू सिंह की अभी सैलरी सम 10 लाख समथिंग थी केकेआर में। अगर उसे केकेआर में रुकना है एंड देन फॉर सम रीजन उसे ऑक्शन में उतरना पड़ता है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी अल्टीमेटली, मान लो 10 करोड़ में बिकता है, तो वो एक्चुअल अपनी मार्केट वैल्यू पे फिर केकेआर के अंदर आएगा। तो उस मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से भी के प्लेयर के लिए वो चीज़ अच्छी है। मतलब मेरा पॉइंट वही है कहने का कि कई बार ऐसा होता है कि रिटेन करने के बाद भी आपको अपनी मॉनेटरी वैल्यू जो एक्चुअली होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। जैसे कि मान लो अगर सबसे ऊपर वाला जो स्लैब है इस बार मान लो 15 करोड़ का होता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या बुमराह 15 करोड़ पे रुकेगा? उसके जगह अगर वो ऑक्शन में चला जाए तो क्या वो 30 करोड़ में नहीं बिकेगा डबल प्राइस पे? हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ। तो ऑफकोर्स अगर बुमराह को रिटेन करा जा रहा है तो उसको उतनी प्राइस पे नहीं मिल रहा है जितना उसको डिजर्व करता है वो। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अंडर द टेबल फिर अलग अलग डील निकलने लग जाती हैं। तो ऑक्शन में जाने के बहाने उसको अपनी असली प्राइस भी मिलेगी काफ़ी हद तक, और फिर वो अपने उसी टीम में भी वापस जा सकता है। और ये सारी चीज़ें सबके सामने हो रही हैं, अंडर द टेबल कोई डील नहीं हो रही कि हाँ रिटेंशन के हिसाब से तुम्हें 15 करोड़ मिल रहा है और 50 करोड़ नीचे से ले लो किसी और फॉर्म में। तो ये सब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट ये कि यार जो ये पॉइंट था कि बिडिंग जो है वो सब लोग डर के करते हैं, मेरा उल्टा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि ये जो बिडिंग कर रहे होते हैं ना लोग चालू पंक्ति में, इससे प्राइस और इन्फ्लेट ही होती है यूजुअली। अगर तुम एज आरसीबी और सीएसके तुम्हें पता है कि केकेआर एट ऑल कॉस्ट लेगी ही लेगी रिंकू की, तो तुम लोग जानबूझ के वो बिड कर करके उसकी प्राइस बढ़ाओगे ताकि एंड में आके केकेआर को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इसके चक्कर में एक प्लेयर जो कि शायद 10 करोड़ की मार्केट वैल्यू डिजर्व करता था, हाँ वो आते आते 10-11 करोड़ पे आ गया। मतलब यश दयाल तो रिटेन आरटीएम का, यश दयाल नहीं, वो कौन है भाई? पर्पल पटेल 11 बार आरटीएम थोड़ी यूज हुआ था। हाँ, पर उनकी इन्फ्लेट तो होती है प्राइस इसके चक्कर में। वो अलग पॉइंट है। अगर आप मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चल रहे हो तो प्राइस इन्फ्लेट होना वैलिड है। अगर आप आरटीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो तो इक्वेशन डिफरेंट हो जाती है। तुम जो कह रहे हो डिफरेंट पॉइंट है। नहीं तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से तो आरटीएम में भी इंक्रीज होगी प्राइस।
होगी, बट आर्टिंग का केस अलग है ना, इंटेंशन अलग है इसलिए। हाँ। हाँ अच्छा ठीक है। वहां पे तो है कि तुम बिल्ड कर रहे हो क्योंकि तुम जेन्युइनली प्लेयर को चाहते हो, तो वहां पे जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है कि आप इतनी वैल्यू लेके आ रहे हो टीम्स के लिए टेबल पे कि वो आपके लिए पैसा लगाना चाहती हैं। हाँ। आरटीएम के लिए तो इंटेंशन ही अलग है ना कि हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन तुम जितनी वैल्यू उस अपनी टीम के लिए लेके आ रहे हो उसको हम और बढ़ा देंगे जबरदस्ती में, ताकि उस टीम का घाटा हो जाए। तो वो एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता, कई बार इन्फ्लेट भी हो जाती है पैसे उसके चक्कर में जरूरत से ज्यादा। तो ऐसे में प्लेयर का फायदा ही भी होता है कई बार। हाँ फेयर पॉइंट। तो आई थिंक इन पॉइंट्स के चक्कर में मुझे लगता है कि अश्विन ने जो कहा मैं उससे डिसएग्री करूंगा। आई थिंक कि आरटीएम एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू एक प्लेयर जो कि रिटेन होकर अपनी असली वैल्यू नहीं ले पाता उसको मार्केट में जाने का मौका भी मिल रहा है ताकि वो अपनी असली प्राइस को ले पाए, और साथ ही साथ उसका जिस टीम में रहने का मन है वो टीम में वो वापस जा भी सकता है। प्लस आई थिंक ऑक्शन का इतना बड़ा असर होता है ना आईपीएल टीम्स के ऊपर कि हम लोग ओवर द टाइम देख रहे हैं कि बार बार ऐसे लॉस थोड़े प्रपोज करे जा रहे हैं जिससे हो सके कि ऑक्शन का जो रोल है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाए, थोड़ा सेफ हो जाए इन जनरल टीम्स के लिए। जैसे अभी वो फॉरेन प्लेयर्स वाला हो रहा था कि रिटेन करने दो, उसको भी लेके था कि नहीं करना चाहिए, पर वही हमने डिस्कस कर रहा था कि भाई अगर किसी को ये सो कॉल्ड बेवकूफ़ी करनी है तो वो फिर करने दो, उसको सेफ क्यों खेलना हर चीज़ के लिए। तो अगर ये चीज़ कर देंगे तो फिर अगेन भाई वही हो जाएगा कि बहुत सेफ खेलने लग जाओ, और फिर जो एक्चुअली में जो चालूपंथी होती है, जो बिडिंग वॉर्स हमें देखने को मिलती है, फिर वो देखने को नहीं मिलेंगी। वही तो मसाला और ऑक्शन का सेंस ही यही है, ऑक्शन होती इसलिए है ना कि बिडिंग वॉर हो उसके अंदर। भाई मुझे नहीं पता, हो सकता है मैंने ज़्यादा स्पोर्ट ना देखी इसलिए मुझे नहीं पता हो। ये मेरे नॉलेज में किसी भी स्पोर्ट का कोई भी ऑक्शन इवेंट अगर होता है, इतनी पॉपुलैरिटी और इतने नंबर जनरेट कोई नहीं करता जितने आईपीएल ऑक्शन करती है। अब इसमें इंडियन ऑडियंस का भी फैक्टर है कि इंडिया की ऑडियंस इतनी बड़ी है, बट प्योर नंबर्स पे अगर मैं आ जाऊं, दुनिया में कोई ऐसा ऑक्शन इवेंट नहीं है, स्पोर्टिंग इवेंट, जिसमें इतने नंबर्स आते हो, जिसमें इतना इंटरेस्ट हो, इतना आईपीएल ऑक्शन में होता है। उसमें एक बहुत बड़ा मसाला ये चीज़ है, इसको आप कट कर सकते हो अगर आप आरटीएम हटा दोगे तो, क्योंकि 1-2 साल से था, कट हो रखा था। तो आई थिंक इसके चक्कर में एक नया डायमेंशन आ जाता है, लोगों को और रिसर्च करनी पड़ती है टीम्स को, एंड जो वेल रिसर्च टीम्स होती हैं फिर वही ऊपर निकल के आती हैं, और जो फालतू की टीम्स हैं 2-3 जो मेहनत नहीं करती हैं फिर उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो आई थिंक ऑक्शन ऐसे भी इस तरीके से भी एक अच्छी चीज़ लाता है कि भाई जिसने मेहनत करी उसको रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ। ये नहीं कि हर कोई बिना पढ़े लिखे शशांक सिंह को पता नहीं कौन सा चाहते हैं, कौन सा ले रहे हैं। प्लस लास्ट टाइम जो हमें बिडिंग वॉर देखने को मिली थी केकेआर वाली, जिन लोगों ने स्टार्क के लिए करा था, हाँ, टेल मी इससे ज्यादा एक्साइटिंग ऑक्शन किसने देखा? लोग अंदर ताली हो जा रहे थे भाई। पैट कमिंस था, फिर मिचेल स्टार्क ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। वो पूरा चीज देखने में इतना मजा आया था, जैसे जैसे वो लगातार एक सेकंड पे बढ़ा रहे थे अपनी प्राइस। भाई वो दैट इज द फन ऑफ आईपीएल, वही देखने में मजा आता है। तो फॉर दैट रीजन आई थिंक इस पॉइंट पे हम लोग अश्विन से डिसएग्री करते हैं। बट जो उसने नेक्स्ट पॉइंट बोला वो बड़ा अच्छा था, विच इज कि ही हैज ओपनली स्लैम्ड ऑल द फॉरेन प्लेयर्स जो कि वही ड्रामेबाजी करते हैं। ही हैज ऑल्सो रिवील्ड कि ऐसे कई सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जो कि जानबूझकर मेगा ऑक्शन में नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे हर टीम को जो है 10, 15, 20 प्लेयर्स खरीदने हैं, तो बहुत सारे जो बजट है वो कई सारे प्लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। वो जानबूझ के मिनी ऑक्शन में आते हैं जब 30-35 करोड़ बचे हो और सिर्फ 2-3 प्लेयर लेने हो, ताकि इनको ज़्यादा प्राइस मिले। तो ये जानबूझ के बहाना दे देते हैं ऐसे प्लेयर्स मेगा ऑक्शन के टाइम पे कि कोई इंजरी हो गई है या फिर अवेलेबल नहीं है, पुल आउट कर लिया अपने आप को। और फिर जब उनको मिनी ऑक्शन में वो प्राइस नहीं मिलती तो वहाँ पर भी बहाना दे देते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट तो ज़्यादा किया था, मुझे इतनी नहीं मिल रही, तो पैसे तो मैं ले ही लूँगा और फिर ऑक्शन से वो कर टीम से पुल आउट कर लूँगा क्योंकि मुझे इंजरी हुई, कुछ हो गया। एंड ऐसे में मतलब अश्विन ने तो जो स्लैम कर रहा है सो कर रही है। अपेरेंटली ये रूमर्स चल रहे हैं कि टीम्स ने कहा है ऐसे प्लेयर्स पे 2 साल का बैन लगाओ, पहली बात तो ये, और फिर जब वो वापस आएंगे आईपीएल में, ये भी सुनने में आ रहा है, तो वो सीधा मेगा ऑक्शन में ही आ सकते हैं, मिनी ऑक्शन में आ ही नहीं सकते। पहली बार जब आएंगे आप बैन के बाद तो आपको मेगा ऑक्शन में ही आना पड़ेगा। डू यू थिंक दिस इज अ गुड? जो पहला पॉइंट था जो कि था कि मैं मेगा ऑक्शन में नहीं आऊंगा, और उस टाइम पे उन्होंने कह दिया हमें इंजरी हो गई है, ये अगर आपको रिटर्न नहीं करा जा रहा और उसके बाद आप ऑक्शन से पहले ही पुल आउट कर ले रहे हो क्योंकि आपको पैसे कम मिलेंगे फॉर वॉट एवर रीजन, यार कुछ भी रीजन हो, उसमें आई थिंक मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर ऑक्शन से पहले ही कोई प्लेयर बता दे रहा है कि मैं नहीं आऊंगा अब ऑक्शन में, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर वो धोखाधड़ी नहीं कर रहा टीम के साथ। पर और फिर अगर उसका ये भी उसके दिमाग में ये चीज़ है कि मैं मिनी ऑक्शन में आ जाऊंगा क्योंकि मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, यार हर कोई अपने पैसे के लिए सोचता है। अगर आपको कहीं और किसी 1 साल बाद आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे जाने का सोचोगे। तो जब तक ये पॉइंट है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है
कि मिनी ऑक्शन में मेरे को मिला, पैसे ज़्यादा नहीं मिले तो मैंने पैसे भी ले लिए, उसके बाद मैं निकल भी गया इंजरी के चक्कर में। वो उस पर अगर आप बैन लगा रहे हो तो मुझे भाई आई एम इन फुल सपोर्ट। जितनी भी टीम्स कह रही है कि इन पर बैन लगाना चाहिए, जो टीम सपोर्ट करती हैं केकेआर फैंस का तो, क्योंकि स्पेसिफिकली केकेआर फैंस बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं वीडियो पे। लास्ट टाइम आईपीएल के टाइम पे जब फिल सॉल्ट वगैरह निकल रहे थे, सबकी हालत खराब थी भाई कि क्या करेंगे, गुरबाज खिलाना पड़ेगा, और सब लोग कमेंट भी कर रहे थे सब चीज़ें। तो इतने पैशनेट फैन बेसेस हैं जब इंडिया के अंदर, उनके साथ ऐसे फालतू की धोखाधड़ी होती है, क्योंकि इन लोगों को ड्रामे करने अपने फॉरेन प्लेयर्स को, आप पैसा भी ले रहे हो, आपको टीआरपी भी तगड़ी मिल रही है, और उसके बाद आप निकल भी जा रहे हो। तो उस चीज़ के मैं सख्त अगेंस्ट हूँ। एंड ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थी भाई, कि ये जो भी नौटंकी करते हैं फॉरेन प्लेयर्स, ये गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है। चाहे लोग कह दे कि भाई हमारे बोर्ड ने हमें बुलाया है, यार पहले से आप क्लियर कर दो। जैसे ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक जब बोर्ड बुलाता तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फिल सॉल्ट या बटलर वगैरह का जब हुआ था। नहीं तो फिर अगर ये चीज़ है तो बोर्ड को क्लियर कर देना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने करा था। हाँ, तो बोर्ड की गलती है, ये प्लेयर्स की गलती नहीं है। हाँ, मतलब बुलाएंगे अंडर प्लेयर्स तो कॉन्ट्रैक्ट में उनको तो हाँ, जाने, हाँ, और कंट्री को तो सर्व करना ही पड़ेगा। फेयर। उसके लिए तो मैं प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ये जो जानबूझ के बहाने दे देते हैं कि इंजरी हो गई है, कोई फेक कर दी इंजरी, या फिर मेंटल हेल्थ को कुछ फेक करके बोल दिया, तो ये जो फ्रॉड वाले केसेस होते हैं, इसमें तो आई थिंक पेनलाइज करना चाहिए। बिकॉज पूरी टीम का जो पूरी ऑक्शन की प्लानिंग होती है वो उस प्लेयर को लेके होती है, और वो एकदम से पुल आउट कर जाए लास्ट मोमेंट पे, तो पूरी टीम का कॉम्बिनेशन डायनामिक सब चेंज हो जाता है, तो बहुत घाटा हो जाता है टीम को। आई थिंक इसके चक्कर में तो मैं फुल्ली एग्री करता हूँ इस बात से। जो लास्ट पॉइंट है, जो कि ऑन अ लाइटर नोट थोड़ा सा है, पहली बात तो ऋषभ पंत के जो रूमर्स थे सीएसके को लेके, सौरव गांगुली ने आके बोल दिया कि ही इज मोस्ट लाइकली टू स्टे फॉर दिल्ली कैपिटल्स, उसको रिटेन करा जाने वाला है। अब ये बात है कि सौरव गांगुली खुद अभी जो है वो कोच बनने वाला है दिल्ली कैपिटल्स का कि नहीं, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। ऐसी न्यूज़ है कि केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स ये दोनों जो है कोई इंडियन स्टाफ को ढूंढ रहे हैं अपने कोचिंग मैनेजमेंट में डालने के लिए। तो शायद सौरव गांगुली कोच ना बने डीसी का, despite being so closely associated with the club and Ricky Ponting. बट ऋषभ पंत अगर रुक रहा है, मुझे ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सरप्राइज लग नहीं रहा है इस पे। मुझे भी नहीं लग रहा, क्योंकि कैप्टन का मतलब यही है कि फिर वो ऋतुराज गायकवाड को ही कंटिन्यू करेंगे सीएसके में। हाँ। एंड ऋषभ पंत अगर जिस भी टीम में जाएगा उसको कैप्टन ही बनना चाहिए। ऑल्दो डू यू थिंक ये सीएसके के पार्ट पे बेवकूफ़ी है थोड़ी, क्या कि वो लोग ऋषभ पंत को एज कैप्टन नहीं लाना चाह रहे हैं? भाई पता नहीं भाई, मुझे बस ये लगता है कि आप ऋतुराज गायकवाड के साथ जा रहे हो एज अ कैप्टन, आप पूरा ट्रस्ट शो कर रहे हो, वो चीज़ ठीक है। एंड अगर आपको सीएसके का कैप्टन बनाना है गायकवाड़ को, तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी तक जब तक धोनी था और जैसे उसने हैंड ओवर करा, तो ठीक है भाई, सीमलेस ट्रांजिशन लग रहा था। बट ऋषभ पंत एज ऑफ नाउ ही इज अ बेटर कैप्टन देन ऋतुराज गायकवाड़ ऑब्वियसली। वी डोंट नो, मतलब जितना भी डेटा अवेलेबल है, गायकवाड़ ने करे ही कितने मैचेस अभी तक? ऋषभ पंत ने उससे ज्यादा कर रखे हैं। में तो कर ही रखा है, ऋषभ पंत ने नहीं करा। ऋषभ पंत ने भी कर रखा है, और ऋषभ पंत का वही है कि लोगों के ऊपर थोपा बहुत गया है एज द नेक्स्ट कैप्टन, बट क्या उसके क्रेडेंशियल्स हैं कुछ ऐसा कैप्टन? मुझे ऐसा लगता है उसकी जो एज है पहली बात तो, प्लस हमने जो पूरा इंडियन टीम का डिस्कस, फर्क है दोनों में, जो हमने इंडियन टीम का पूरा डिस्कस कर रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है बहुत डिफिकल्ट है कि वो आगे जाके किसी भी फॉर्मेट में कैप्टन बन सके, लेट अलोन कैप्टन शायद टीम में भी आ सके प्लेइंग 11 के अंदर। ऋषभ पंत मोस्ट लाइकली तीनों फॉर्मेट के अंदर लग रहा है इस टाइम पे कि वो होगा ही होगा, चाहे आप लेफ्टी कोटा बोल दो, चाहे आप सिंपैथी गैंग बोल दो, कुछ भी बोल दो। बट इस टाइम पे आई थिंक एक वाइज चॉइस यही होगी, क्योंकि धोनी को रिप्लेस भी ऋषभ पंत बहुत सही तरीके से कर सकता है, कीपर की तरह से आ सकता है, प्लस नीचे भी खेल सकता है वो। तो अगर ऋषभ पंत को लाते हैं वो लोग एज अ कैप्टन, अगर वो कैप्टनसी मांग भी रहा है, तो एक वो बहुत अच्छा विजन होता है उनके चक्कर में कि वो धोनी को लाइक टू लाइक रिप्लेस भी कर दिया उन लोगों ने, प्लस एक ऐसा बंदा है जो कि शायद आगे जाके कैप्टन भी बन सकते हैं इंडियन टीम का भी। मुझे वही बात है कि अगर आप इंडियन टीम की मैनेजमेंट ये चाह रही कि ऋषभ पंत को एज अ कैप्टनसी ऑप्शन ट्रीट करा जाए, स्पेशली टेस्ट मैचेस में, तो फिर आईपीएल को उसके एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड यूज करके उसको ग्रूम करो वैसे। एंड धोनी से ज्यादा अच्छा ग्रूम कौन कर सकता है? हाँ, तो ट्रू। ऑल्दो ये बात भी है कि भाई कितने साल लगते हैं ग्रूमिंग करने में, एक साल काफी है मेंटेन के लिए भाई। तो अभी धोनी टीम में रह के ग्रूम करेगा इस सीजन। तो देखते हैं, अगर ऋषभ पंत आ रहा है टीम में तब तो धोनी का खेलने का सेंस नहीं है, जो फिर कीपर की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी ना। एंड कप्तानी की, इट इज सो डम फॉर सम फैंस टू से कि गायकवाड को या फिर किसी भी बंदे को 2-3 सीजन्स चाहिए मेंटरिंग के। भाई एक सीजन काफी होता है, उसमें जो होना होता हो जाता है। ये कहना कि अभी 2-3 साल तक और मेंटरिंग की जरूरत है, वो मतलब
जो रीजंस है ना वो साफ साफ बोल दो कि तुम चाहते हो कि एक ऐसे प्ले खेले वैसे खेले क्योंकि मेरा पर्सनल अटैचमेंट है, वो सब ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है। बट ये डिस्गाइज करके ये बोलना कि नहीं भाई टीम को मेंटरिंग की जरूरत है, ये वो है, वो सब बहाने होते हैं। 1 साल वो काफी होता है ऑन फील्ड, और आप स्टैंड से भी कर सकते हो, पवेलियन से भी कर सकते हो। बट लास्ट पॉइंट जो है, एंड ये इसमें कुछ ज़्यादा मैं स्पेकुलेट करना नहीं चाहता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट पॉडकास्ट में इसकी बात करी थी। रोहित शर्मा टू आरसीबी का क्वेश्चन उठा था एंड दिनेश कार्तिक ने बहुत ही ऐसा सस्पिशियस सा एक रिस्पॉन्स दिया था। कुछ बोला नहीं ज़्यादा बट एक्सप्रेशंस बनाए थे। एंड जो लोग ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा साथ में खेलें, परहैप्स वो हो सकता है। कोई मतलब कुछ नथिंग इज इम्पॉसिबल राइट नाउ, स्पेशली आरसीबी के साथ वो ऐसी गलती कर सकते हैं। गलती में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज रोहित शर्मा ऑल्दो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आईपीएल में एज अ बैट्समैन ही हैज़ नॉट फ्लरिश्ड, एंड एज अ कैप्टन आप एक 37 ईयर ओल्ड को एक मेगा ऑक्शन में लेके आ रहे हो। नेक्स्ट मेगा ऑक्शन अब मोस्ट लाइकली 5 साल बाद होगा अगर रूल्स चेंज होते हैं तो। फैट डू प्लेसी को ना रिटेन करने का पॉइंट ही वही है कि नेक्स्ट मेगा ऑक्शन था, आप उसको नहीं देखते टीम के अंदर, तो रोहित शर्मा को कैसे लेके आ रहे हो? बट मुझे लगता नहीं बेवकूफ़ी होगी भाई, ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। कैप्टेंसी है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है भाई इस टाइम पे आरसीबी। मतलब अगर 2 साल शॉर्ट टर्म फिक्स 2 साल के अंदर भाई 2 साल के अंदर ये ट्रॉफी आ गई तो अब तक जो भी ट्रोलिंग चल रही है वो खत्म हो गई ना। फिर उसके बाद ये ट्रॉफी आ तो गई, उसके बाद जीत गए वो लोग, तो वो नीचे वाले जो ट्रिनिटी है जो उनकी वो उसमें से निकल जाएगी और फिर वो एक आईपीएल विनिंग टीम हो जाएगी। तो मुझे लगता है आरसीबी को इस टाइम पे चाहे शॉर्ट टर्म फिक्स हो चाहे लॉन्ग टर्म फिक्स हो, जो चीज़ के सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें ट्रॉफी आएगी, एंड हु बेटर दैन T20 विनिंग कैप्टन इस टाइम पे, अगर वो ला रहे हैं आई थिंक बेवकूफ़ी नहीं होगी। हो सकता है आप लोग कह दो कि हाँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छी चॉइस नहीं है, जो कि सही है भाई क्योंकि 37 को ऑलरेडी हो चुका है। बट अगर या फिर रोहित शर्मा के अंडर किसी को ग्रूम कर दो बट अगर इस टाइम पे उन्हें ट्रॉफी चाहिए तो कैप्टेंसी में रोहित शर्मा से बेटर चॉइस है ही नहीं, और अगर वो अवेलेबल है तो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं अगर आरसीबी जाएगी। अगर विराट कोहली हाँ कहते कप्तानी के लिए दोबारा, नहीं भाई अगर रोहित शर्मा मिल रहा है तो क्यों विराट कोहली को क्यों देनी है कैप्टेंसी? रोहित शर्मा से बेटर कैप्टन इन वाइट बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल क्रिकेट मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ टूर्नामेंट स्पेसिफिक ले लो भाई, 5 ट्रॉफी जीत चुका है वो, और क्या चाहिए इसके बाद? तो रोहित शर्मा ला रहा है आई थिंक बेवकूफ़ी नहीं है, बट सही है भाई। ठीक है भाई, ऑन दैट नोट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज जो हमारे इंडियन सुपरस्टार्स हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को बोला गया है। सबसे पहली बात तो अभी हम लोग आएंगे कि कौन से प्लेयर्स कहाँ खेलने वाले हैं और कितना लाइकलीहुड है, बट क्या ये जीजी का डंडा चला है इस पे? आई थिंक सो, डेफिनेटली चला है। एंड पूरा मतलब कोई कह ही नहीं सकता इसमें कि नहीं उनकी खुद की चॉइस थी ये खेलना। भाई जो लोग अभी, और अगेन ये थोड़ी स्पेकुलेशन है क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ निकल के नहीं आई है, जो लोग अभी श्रीलंका का शायद टूर मिस करने वाले थे क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वेकेशन चल रही थी, एंड जो भी आप कह लो हमारी तरफ से तो खेलना चाहिए था उन लोगों को, बट अगर उनका जो भी रीज़न था कि हम नहीं खेल सकते अभी, एंड विराट कोहली लंदन जा रहा था, रोहित शर्मा विंबलडन देखने गया हुआ था, जो भी पॉइंट था उसका तो उन्हें यहाँ पे बुलाया गया कि भाई ये सीरीज़ खेलनी पड़ेगी। एंड नाउ वो एक चीज़ और डंडा चला और कह दिया गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। नाउ इसके प्रोस कॉन्स दोनों है। क्या है? सी प्रो तो ऑब्वियसली ये है कि इस टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी आपको, क्योंकि 1.5 महीने का गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, इतना आउट ऑफ टच, मतलब वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, मैं कोई होता नहीं उन्हें ये सब बोलने वाला, बट जितना अच्छा रहेगा कि वो टच में रहेंगे क्रिकेट के उतना अच्छा है, क्योंकि 1.5 महीना बहुत बड़ा गैप है। इस श्रीलंका टूर से पहले ही बहुत बड़ा गैप मिला भाई उन्हें, T20 वर्ल्ड कप क्या डायरेक्टली अभी खेलने आए थे वो लोग, उसके बाद अब 1.5 महीने का और गैप मिल रहा है। तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को बोला गया तो इन प्रिंसिपल कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और ज़रूरत भी है भाई, स्पिन के अगेंस्ट नहीं खेल बहुत, हाँ बहुत टफ रहा है उनके लिए, तो यहाँ पर जाके अपना गेम इंप्रूव कर सकते हैं। टेस्ट सीजन आने वाला है, उधर बहुत सारी काम में आने वाली है चीज़ें, एंड ये बहुत अच्छा प्रो है एंड बहुत आइडियल सेंस में बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ सुन के, बड़ा हम्बल अप्रोच है सबके लिए। बट जो नेगेटिव है भाई, मुझे मतलब आई कांट बिलीव इट अगर कोई मुझे ये बोले कि जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिनको भी बोला गया खेलने को, KL राहुल, इन लोगों को गंदा नहीं लगा होगा ये। अगर कोई कह रहा है कि उनसे, पता नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं मानता भाई। अगर उन्हें कहा जा रहा है आप दुलीप ट्रॉफी खेलो, लास्ट टाइम कब खिला था विराट कोहली? बात उसकी नहीं है यार, बड़े बड़े प्लेयर्स, ये कल्चर अभी रिसेंटली बना है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। तो अब दुलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी तो छोड़ो, आप इंटरनेशनल मैच ही सारे नहीं खेल पाते, क्योंकि हर एक हफ्ते बाद तो टूर हो रहा होता है।
आज से 10 साल पहले जब ये सचिन और राहुल द्रविड़ वगैरह की जनरेशन थी, हमने वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तुम्हें याद हो पहले तो, उसमें भी तो हमने डिस्कस किया था कैसे ही फेल्ट कि वो इंडियन टीम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। आई थिंक ये लेट 90s की बात है शायद, या अर्ली 2000s की। तब वो वापस गए रणजी ट्रॉफी में एंड वहां पे प्रूव कर अपने आप को, एंड वापस है। सौरव गांगुली के साथ ऐसा हो चुका है, आई थिंक राहुल द्रविड़ के साथ भी ऐसा हुआ है। सचिन तेंदुलकर अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज खेलने से पहले रणजी ट्रॉफी खेल रहा था मुंबई इंडियंस के साथ, मुंबई के साथ। तो ये इनसे बड़े लेजेंड थोड़ी है कोई, ये सब भी ये करते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है पॉइंट ये कि वो लोग यूज टू थे इस चीज़ से, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा बहुत नॉर्म था भाई ये। अगर आप यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, देन आप वापस टीम के अंदर आओगे। ये वो प्लेयर्स है जिनने डोमेस्टिक क्रिकेट, आई डोंट नो भाई, मैं तो जितना पीछे देख सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम विराट कोहली, रोहित शर्मा इन लोगों ने कब खेला होगा। एंड या इसके पीछे ये रीज़न होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना वर्कलोड है कि आपको चांस ना मिला हो। बट मतलब वही है ना कि उस तरीके से ही ये लोग बड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये चीज़ एक्सपेक्टेड होगी हर प्लेयर को, कि अगर आपको 1.5 महीने का गैप मिल रहा है और टेस्ट मैचेस उसके बाद आ रहे हैं, टेस्ट सीजन आ रहा है, तो आपको एक्सपेक्टेड है कि आप एटलीस्ट 1-2 मैचेस तो खेलो। तो डू यू थिंक मतलब इन लोगों के दिमाग में खुद आई होगी ये चीज़, गौतम? मुझे लग रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस चीज़ को, एंड फिर गौतम गंभीर ने ऑफिशियली बोला भी होगा कि खेलना रिक्वायर्ड है। कोई बड़ी बात है कि गौतम गंभीर ना भी बोलता अगर, तो भी कई सारे प्लेयर्स वॉलंटरली जाते, जैसे कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, जिनको प्रूव करना अपने आप को, वो तो पक्का अपने मर्जी से खेलते। जो प्लेयर्स पक्का टीम में खेलने वाले हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके भी दिमाग में शायद होता कि भाई हमें खेलना तो है, प्लस वो चीज़ ऑफिशियली कम्युनिकेट भी हो गई, तो अब तो आपके पास इंसेंटिव है जाने का। आई थिंक श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, इन लोगों का भी उतना स्टैचर बना नहीं है कि ये लोग अपने फिक्स कर सके। तो इन लोगों को अगर बोला भी जाए खेलने को तो खेलना पड़ेगा, एंड आई होप बोला गया हो खेलने के लिए, क्योंकि ईशान किशन तो डोमेस्टिक मैचेस मिस भी कर रहा था, तो अब उसे टीम में कम बैक करना है, तो आई थिंक उसे पता कि एक ही रास्ता है, मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। सूर्य कुमार यादव अपनी मर्जी से ट्रॉफी, हाँ वो तो है, उसको तीनों फॉर्मेट खेलने का, तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं। और आई थिंक कोहली और रोहित अगर वो खेल रहे हैं अभी, नाउ लेट्स एक्चुअली कम टू दिस कि कौन एक्चुअली में खेलने वाला है, क्योंकि जो नाम आ रहा है ना उससे बहुत क्लियर है कि ये इंडियन टीम की मैनेजमेंट ने इनको डायरेक्शन दी है। हाँ। क्योंकि बैट्समैन पे बहुत फोकस है, और ये श्रीलंकन सीरीज के बाद ही हो रहा है, और स्पिन वाले गेम को इम्प्रूव करना है। तो इफ यू विल सी, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर, ये 3 प्लेयर बुची बाबू ट्रॉफी खेल रहे हैं। मुझे ये नाम पता ही नहीं था ये ट्रॉफी का, मैं रिसर्च करी, ये रणजी ट्रॉफी से ज़्यादा पुरानी ट्रॉफी है। 1934 में रणजी ट्रॉफी आई है, उससे पहले ये इंडिया का मेन टूर्नामेंट था, जो शायद ब्रिटिशर्स के अंडर बना था उस टाइम पे। एंड फिर रणजी ट्रॉफी आके वो एक बेंचमार्क सेट हो गया, तो ये थोड़ा सा फेमस, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। बट ये साउथ का एक बहुत पॉपुलर टूर्नामेंट था जहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेलने जाते थे। तो और ये होता भी टेस्ट फॉर्मेट में ही है, जैसे रणजी क्रिकेट होता है। तो यहाँ पे ये तीनों प्लेयर्स जा रहे हैं, एंड यही होप है इन तीनों की कि भाई यहाँ पे हम लोग, इन तीनों प्लेयर्स का पर्पस है हमें टेस्ट टीम में जगह बनानी है, क्योंकि अभी हम सीन से बाहर हैं, हमें सीन में घुसना है, इसलिए बूची बाबू ट्रॉफी खेल रहे हैं अभी। उसके बाद शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जडेजा, अक्षर, कुलदीप, ये सारे जो प्लेयर्स हैं, इन सबको दुलीप ट्रॉफी खेलने को बोला गया अपेरेंटली। तो ये लोग तो आपको खेलते हुए मोस्ट लाइकली दिखेंगे। देखो अभी भी कुछ 100% कंफर्म नहीं कौन कहाँ खेलने वाला है, पर मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बुमराह और अश्विन, इन दोनों को शायद लीव दे दिए। आपको चिल करना तो करो यार। अश्विन का तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि वो थ्रू आउट देयर कुछ ना कुछ करता ही है। वो अभी वो TNPL वगैरह में भी खेल रहा था, तो वहाँ पे भी उसका था, IPL भी उसने खेला था। मेरा उल्टा, मुझे बुमराह का समझ में आता, मुझे अश्विन का उतना समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं कह रहे। अश्विन को ना बोलने का यही पॉइंट होगा कि भाई तू तो वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है, तो भाई तेरे को तो पता ही है क्या करना है, तो तेरे को ऑफ लेना तो ले ले। एंड बुमराह का भी वही है, भाई तू वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है, और इंजरी प्रोन भी ये बंदा, एक्शन ही ऐसा है, तो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट आपको प्रिजर्व करना है। तो बुमराह का तो मैं बिल्कुल सेंस समझता हूँ कि क्यों नहीं खिलाया जा रहा। अश्विन का वही रीज़न हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंटली क्रिकेट के टच में रहा है, जब ये लोग इंडिया से नहीं भी खेल रहा था वो, एंड अभी टेस्ट मैचेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसको एप्ट अमाउंट ऑफ रेस्ट होना चाहिए, बिकॉज अभी इंडिया में होने वाले हैं कई सारे मैचेस, और वो वहाँ पे 25, 30, 35 ओवर डालने वाला है हर इनिंग में, तो बहुत वेयर एंड टेयर होगा ही होगा। एट 37, 38 ईयर्स ओल्ड आपको अपनी बॉडी को प्रिजर्व करना पड़ता है, सोच के कि मुझे कौन से बैटल्स लड़ने और कौन से बैटल्स छोड़ने। जो लोग जडेजा का सोच रहे हैं वो तो भाई T20 वालों के कुछ खेला ही नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा वार्म अप कर ले बिफोर द टेस्ट सीजन। अश्विन अभी TNPL पूरा लगातार बैटिंग बॉलिंग सब कर रहा था, री इन्वेंशन कर लिया उसने भी। बट विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर
अपेरेंटली ऐसी न्यूज़ आ रही है कि आपकी मर्जी है, आपको खेलना तो खेलो, नहीं खेलना तो मत खेलो। और मुझे ऐसा लगता है कि चांस है कि दोनों खेलेंगे, ऐसा हो सकता है। मुझे तो पता नहीं लगता नहीं खेलेंगे भाई। मतलब वही कई लोग कहेंगे कि ये सिर्फ उसका नाम क्यों ले रहा है। मोर स्पेसिफिकली विराट कोहली, आई थिंक ही शुड प्ले राइट नाउ। नहीं, खेलना तो चाहिए ही कायदे से। एंड मतलब अगर गौतम गंभीर ने बोला भी है तो मैं इस पूरे डिसीजन के फुल सपोर्ट में हूँ। बट मुझे वही लगता है कि अगर मुझे कोई बोले कि मुझे अभी बताना है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट, आई डोंट थिंक विराट कोहली खेलने वाला है, आई डोंट थिंक रोहित शर्मा खेलने वाला है। दोनों में से ज्यादा जरूरत किसको है खेलने की? ऑब्वियसली विराट कोहली राइट नाउ। विराट कोहली जब श्रीलंका टूर में गया था तो बहुत आउट ऑफ टच लग रहा था देखने में, स्पिन गेम्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। प्लस मतलब अगर हम कायदे से देखें, आई नो ही इज विराट कोहली एंड वो कर लेगा कुछ ना कुछ करके, वो पूरे थ्रू आउट अपना करियर करता है। बट वो जो उसका आउट ऑफ फॉर्म वाला जो भी चल रहा है स्टेंट, वो आईपीएल के बाद से चल रहा है। आईपीएल काफी टाइम पहले खत्म हो चुका था, तब से उसके सिर्फ एक ही मैच पर रन आए थे जो कि अपना वर्ल्ड कप फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप फाइनल। उसके अलावा कोई ऐसे रन आए नहीं उसके। 26 मई को आईपीएल खत्म हुआ है और आरसीबी उससे पहले बाहर हो गई थी। अगस्त, हाँ 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने हो जाएंगे। तो फिर उसमें एक ही मैच में अभी तक आए हैं। तो मतलब मेरा बस पॉइंट ये कि इस टाइम पे विराट कोहली को ज़्यादा ज़रूरत है। रोहित शर्मा बहुत कंफर्टेबल लग रहा था एक्चुअली में, प्लस उसका ऐसा भी नहीं है कि उसे अपनी इंटेंट सैक्रिफाइस करनी पड़ी उसके चक्कर में। टेस्ट मैच में आपको ऐसे नहीं खेलना, टेस्ट मैच में आपको लंबा खेलना पड़ेगा डेफिनेटली। तो आई थिंक आइडियली तो दोनों खेलना चाहिए। बट अगर आप ऐसे पूछो हाइपोथेटिकली कि ज़्यादा ज़रूरत किसको है इस वक्त, तो भाई जितने भी फैंस को अगर बुरा लग रहा है, भाई फैक्ट तो ये है कि अभी विराट कोहली को थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बट अकॉर्डिंग टू दोनों खेलने वाले हैं। आई थिंक दोनों को खेलना भी चाहिए। हाँ मतलब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखो अब T20 तो इनको खेलने नहीं है। हाँ ओडीआई होंगे 6 महीने बाद, हाँ। तो अब सिर्फ टेस्ट मैचेस हैं। तो क्या बुरा है अगर आप एक प्रैक्टिस करके जा रहे हो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए। मुझे लगता है बिल्कुल खेलना चाहिए और सारे प्लेयर्स को खेलना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव अगर ये खेलते हैं तो। बट ऐसा चांस है कि शायद ये लोग ना खेलें। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग खेलने वाले हैं। ओके, तुम्हें लग रहा है? मैं तो अभी वही बोलूंगा, मुझे नहीं लगता ये दोनों, बाकी प्लेयर्स खेल लेंगे। आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स नहीं खेलने स्पेसिफिकली ये दोनों नहीं खेलेंगे। चलो देखते हैं। एक लास्ट जो मैं अपडेट दूंगा यहाँ पे कि शमी के लिए काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बांग्लादेश की सीरीज तक वापस आ जाएंगे। अभी तक अजीत अगरकर ने खुद ही कहा कि कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो फिट हुआ है कि नहीं हुआ है, इंजरी की क्या रिकवरी प्रोसेस है। तो बहुत बड़ा चांस है कि हम लोग बांग्लादेश वाली सीरीज में शमी को ना देखें। आई होप कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हमें एक ऑप्शन चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अभी हम लोग कंप्लीटली सिराज और अर्शदीप पे ओडीआई फॉर्मेट में रिलाई नहीं कर पा रहे। बुमराह के अलावा एक सेकंड पेसर हमें एक तगड़ा चाहिए वहाँ पे। तो लेट्स होप कि शमी जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि टेस्ट मैचेस में उसको काफ़ी और डालने को मिलेंगे। तो उसकी बॉडी सस्टेन कर पा रही है इंजरी को कि नहीं, वो दिख जाएगा। बीजीटी में बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसकी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो लेट्स होप कि उसको जल्दी से रिकवरी हो एंड बांग्लादेश की सीरीज ना तो न्यूजीलैंड की सीरीज तक सही वहाँ तक आने का मौका मिल जाए। बट ऑन मतलब कंक्लूसिव नोट, बहुत ही अच्छा मूव है ये। अगर इसमें इंडियन टीम का मैनेजमेंट का कोई भी हाथ है तो मैं मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ लिया। बीसीसीआई के हेड्स का हाथ है तो उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। मूव है एंड ज़रूरी मूव भी है ये। आप स्पिनर्स का जो आपका गेम है वो काफ़ी टाइम से वीक चल रहा है। आपको फाइनली कितने सालों बाद एक ऐसी विंडो मिली जहाँ पे 1.5-2 महीने कुछ नहीं है, तो फ़ायदा उठाना चाहिए, हर प्लेयर को उठाना चाहिए। लेट्स होप कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज करें इस सेशन को और फिर आने वाले सारे टेस्ट मैचेस जीतते रहें, WTC फाइनल में जगह बुक कर दें। बट अब हम लोग करेंगे बात फुटबॉल की। राइट, एंड हम लोग स्टार्ट यूनाइटेड से करने वाले हैं। क्या उनका सीजन जाने वाला है? पहली बात तो मतलब लास्ट सीजन जैसे स्टार्ट हुआ था, सबको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, सब लोग काफ़ी खुश हो रहे थे। बट एंड आते आते, एंड ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने इम्प्रूव नहीं करा था, FA कप वो लोग जीते थे। बीच का एक पीरियड था जो बहुत ही ज्यादा गंदा था। हाँ, जब हर एक टीम आके पीट रही थी। इसके चक्कर में इनके जो एंड में प्रीमियर लीग में लोग जहाँ फिनिश करे, वो इतना डिसअपॉइंटिंग था 8th पे, जो कि इनका आज तक का लोएस्ट रहा है। अच्छा, इनकी हिस्ट्री का लोएस्ट है ये। हाँ, इवन रोनाल्डो के साथ वो लोग 6th आए थे। वो भी उतना वो नहीं था उसको, रोनाल्डो का सेकंड स्टिंट। हाँ, सेकंड स्टिंट जो था उनका। पर जो भी है, मतलब आई थिंक सेकंड स्टिंट या फर्स्ट स्टिंट में ये लोग 6th आ गए थे ना। सेकंड वाले में टॉप 4 पे थे क्या? सेकंड में तो बाहर ही हो गया था ना, यूरोपा तो खेल ही रहे थे, एक ही सीजन के लिए तो था रोनाल्डो। तो आई थिंक इस वक्त कुछ चीज़ें इन लोगों को इम्प्रूव करनी ज़रूरी है। हमने थ्रू आउट द इस ट्रांसफर विंडो बात करी कि कैसे यूनाइटेड वो क्लब रहा है जो कि
काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चला है। एंड कैसे इन लोगों ने अपनी जो ऑलरेडी प्लेयर्स एग्जिस्टिंग है उनको निकालने में प्रॉब्लम हुई है, ऑल्दो वो भी अब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है उस चीज़ को। तो आई थिंक उस चीज़ को हम लोग प्रॉपरली एड्रेस करेंगे एंड ये बताएंगे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रियलिस्टिकली अगर आप यूनाइटेड फैन हो। अभी हम लोग जैसे फॉर्मेशन, टैक्टिक्स, प्रोस कॉन सबकी बात करेंगे, उसमें घुसने से पहले क्या हम लोग ये सेफली कह सकते हैं कि यूनाइटेड की अभी तक की बेस्ट ट्रांसफर विंडो रही है? ओह बेस्ट, De Ligt, माजरोई एक दिन में साइन हो गए। आई थिंक बेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा। आई थिंक बेस्ट मेरे हिसाब से अभी तक एथलेटिको मैड्रिड की रही है। जिस तरीके से ले नॉर्मन ले आए वो लोग, उसके धूलन अल्वारेस भी ले आए, अभी गैलेगर की भी डील चल रही है, तो आई थिंक उनके सिस्टम स्पेसिफिकली जैसा है उसके हिसाब से सारे प्लेयर्स फिट इन हो सकते हैं। पर यूनाइटेड के लिए ये भी कह सकते हो ना कि उनको जिसकी जरूरत है उन पोजीशंस पे उन्होंने साइनिंग करी है अभी तक। ट्रू, अच्छी तो रही है, स्क्वाड को बेटर बनाया है, अच्छी तो डेफिनेटली रही है इनकी, बट मतलब इस स्क्वाड के अंदर एक्चुअली में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी है बट नेगेटिव्स इतने ज़्यादा हैं जो कि शायद आउटवे हो सकते हैं अल्टीमेटली। बट स्टार्ट हम लोग फॉर्मेशन से करेंगे एंड फॉर्मेशन टेन हैग के अंडर हमेशा से 4-2-3-1 ही रही है, वही रहेगी। जो बेस्ट 11 होनी चाहिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है लोगों के अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस हो। हॉलैंड तो आई थिंक नो ब्रेनर है, आगे वही स्टार्ट करेगा। एक जर्क्सी भी आया इनका स्ट्राइकर जो कि सॉर्ट ऑफ फॉल्स नहीं है, बट अभी तो फिलहाल हाँ अभी इस टाइम पे हॉलैंड ही रहेगा। लेफ्ट साइड पे अनफॉर्चुनेटली रैशफोर्ड होने वाला है। आई थिंक बेस्ट 11 की बात करें तो गर्नाचो होना चाहिए अभी तो। कायदे से होना चाहिए बट मतलब थोड़ा रियलिस्टिकली बनाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मतलब फर्स्ट डे पे अभी सिटी अगेंस्ट भी रैशफोर्ड खेला था, उसमें भी उसने भाई साहब से 1v1 चांसेस मिस करे थे, इतना गुस्सा आया था देख के। बट रैशफोर्ड अपेरेंटली टेन हैग को बहुत ट्रस्ट है उस पर फॉर सम रीज़न। एंड हम लोग कुछ भी कह लें, मतलब इस टाइम पे भी अगर आपको चूज करना है कि एक मेन गोल स्कोरर कौन है टीम के अंदर जिस पे आप बेट करोगे, तो शायद वो रैशफोर्ड ही होगा। हॉलैंड मतलब हॉलैंड आप कह सकते हो, बट लास्ट सीजन अभी अभी आया है वो, तो बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए पकड़ना। ऑल्दो पहले सीजन में आते ही 16 गोल मारना काफ़ी बड़ी बात है, बट एक वो 30-40 गोल्स वाला जो मार्क होता है, तो वो तो रैशफोर्ड करेगा। वो 30 तो कर सकता है, मतलब 30 करा हुआ है ना उसने। शर्त लगा रहे हो इस सीजन में? नहीं, रैशफोर्ड पे शर्त थोड़ी लाऊंगा मैं, बट मतलब मुझे लगता है डिसरिस्पेक्ट टू एंटनी भाई। हाँ ट्रू, द गोट एक्चुअली, उसको भी डिस्कस करेंगे भाई क्योंकि उसका भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट अनफॉर्चुनेटली, बीच में ब्रूनो फर्नांडिस, राइट में गर्नाचो हो सकता है, मेरे हिसाब से गर्नाचो होना चाहिए। बाकी प्री सीजन में अमाड डियालो को खिलाया था एंड वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा खेला है वहाँ पे। एंड देन ऑब्वियसली वहाँ पे गोट भी है, एंटनी की भी जगह होने वाली है। उसने आके कह दिया है भाई कि इस सीजन आप लोग गोल्स असिस्ट के साथ मेरा नाम देखने वाले हो। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़, क्योंकि मैं आउट एंड आउट क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस चीज़ को, क्योंकि स्टेटमेंट को हाँ कभी मुझे लगता है कोई भी प्लेयर अगर इतना कॉन्फिडेंटली कुछ बोल रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। इस बात सपोर्ट अभी तक करो, अगर सीजन के एंड में नहीं होता तो नेचुरली ट्रोलिंग होगी उसकी, जो कि रिगार्डलेस अभी भी हो ही रही है। आई होप इस चीज़ पे करता है वो, क्योंकि टेक्निकली ऐसा बैड प्लान नहीं है वो। इट इज़ जस्ट ये जो एंटिक्स हैं उसके फालतू के, जो गोटेड मोमेंट्स रही हैं उसके चक्कर में काफ़ी ट्रोलिंग होती है उसकी। बाकी बीचे जो, और ये थोड़ी वीकनेस हो सकती है इसकी, जो इनकी डबल पिवट है, कोई मैंने तो होगा ही होगा, इतना अच्छा खेला है वो। सेकंड इज कैसीमेरो राइट नाउ। उगारती की डील हो सकती है, अभी कह रहे शायद ट्रांसफर विंडो एंड होते होते हो जाए, बट एज ऑफ नाउ कैसीमेरो है। तो सब बुराई क्या है? कैसीमेरो को हम लोग वीकनेस वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली कि क्यों ये एक्चुअली में एक वीकनेस हो सकती है यूनाइटेड की। बाकी लेफ्ट बैक पे वैसे कायदे से लूक शॉ होना चाहिए, बट लूक शॉ भाई साहब फिर से इंजर हो गए हैं एंड ये इंजरीज भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रही है लूक शॉ को ना। कायदे से तो कर देना चाहिए भाई, मतलब अगर इन एन आइडियल वर्ल्ड कर देना चाहिए। कितना भी क्वालिटी प्लेयर हो, अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं रहा, जैसे रीस जेम्स है ऑनेस्ट डे इज द बेस्ट राइट बैक, पर वो अवेलेबल कितना होता है? सेम चीज शॉ के साथ है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज को देख के, बट इन लोगों ने माजरूई साइन कर लिया जो कि आइडियली एक राइट बैक है, बट वो लेफ्ट बैक पे भी खेल सकता है। तो ये चीज तो एक लेफ्ट बैक बना रहे हो माजरूई को? हाँ, डालो को राइट बैक डालो भाई, प्लेयर ऑफ द सीजन रहा है लास्ट टाइम, तो बहुत अजीब होगा उसे बेंच कर डालो लेफ्ट बैक, वो तो बहुत डिफिकल्ट है भाई। मतलब माजरूई टेक्निकली इतना गिफ्टेड है कि वो लेफ्ट साइड से भी खेल सकता है। बाकी बीच में इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, कोई बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली में। डिलिट और लिसांड्रो मार्टिनेज एज ऑफ नाउ स्टार्ट करने वाले हैं। मगवायर, लिंडलॉफ दोनों बेंच पे होंगे। लेनियोरो ऑलरेडी 5-6 महीने के लिए आउट है। राइट में डालो होगा और पीछे भाई हमारे ओनाना, एक और गोट। एक भाई उसका क्या चल रहा है, वो बंदा ऐसे क्या करता रहता है भाई, हालैंड के सामने कर रहा है, उसी जगह पे मारा। हाँ, बहुत
पागल वाली हरकतें कर रहा है। और उसने भी आके ये चीज़ बोल दी कि इस सीजन आप बहुत रिस्क देखने वाले हो, रिस्क लेते हुए देखने वाले हो, मुझे बी रेडी। Risky है भाई। मतलब लास्ट सीजन कम रिस्क लिए थे क्या भाई? पता नहीं क्या करता रहता है वो। ऐसे 2-3 मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लास्ट सीजन ये कई सारे पॉडकास्ट में बोला भी था एज अ बारसा फैन, मैंने लास्ट सीजन यूनाइटेड के मैचेस देखना ज्यादा एंजॉय करा है भाई। जो लास्ट सीजन जो फन लाया है हाँ, वो सिर्फ यूनाइटेड ही लाई है। और कोई क्लब नहीं ला पाया उसके जितना फन। बट नाउ टैक्टिक्स पे आते हैं एंड कैसा टेन हैग का स्टाइल रहना चाहिए। सी जब वो आया था तो उसने एक आयाक्स स्टाइल वाला लेके आया था। सब लोग सोचते थे पोजीशन बेस्ड फुटबॉल होगा, टिकी टाका सॉर्ट ऑफ चलेगा, जो कि हमें आयाक्स के अंदर बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट होते हुए दिखा था। मुझे याद है आयाक्स के टाइम पे इतनी हाइप थी टेन हैग की, उस टाइम पे ये 18-19 सीजन की बात हाँ है। हाँ तब उसने कहा था गिव मी मेसी एंड आई विल शो यू हाउ टू विन द यूसीएल। डैम। और तब सारे बारसा वाले फैंस थे, मुझे याद है, सब बोलते थे भाई टेन हैग को ले। ये हाइप थी उस बंदे की। नहीं, हाइप बहुत तगड़ी थी। और उस मतलब टू बी फेयर उस सीन उसने कुछ ज्यादा ही अच्छा डिलीवर करा था। वो आयाक्स की टीम, मतलब आई थिंक हर कोई चाहता था ये टीम जीते अल्टीमेटली यूसीएल। अल्टीमेटली क्लाउनरी का ठप्पा ना यूनाइटेड में आके सब पे लग जाता है, लेकिन वो बंदा था बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा था। एंड उस टाइप का वो स्टाइल लेके आया था। बट उसके बाद यूनाइटेड में आके उसने कहा था कि मैं यूनाइटेड को बेस्ट ट्रांजिशन टीम बनाऊंगा। एंड व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन? हमने लास्ट सीजन देखा कि समटाइम्स ये जो ट्रांजिशन वाला फेज था, इसको और ये जो बॉल प्लेइंग होता है, प्ले आउट फ्रॉम द बैक, इन दोनों के बीच में यूनाइटेड फंसी हुई थी। कोई फर्म आइडेंटिटी नहीं थी। एंड ये भी इनका नेगेटिव है बहुत बड़ा कि इनकी अभी तक एक फर्म आइडेंटिटी बनी नहीं है। थर्ड सीजन टेन हैग का, अभी तक कुछ पता नहीं है कि एग्जैक्टली खेलेगी कैसे यूनाइटेड। समटाइम्स अटैकिंग ट्रांजिशन पे जब इन्हें बॉल मिल रही थी ऑन द ब्रेक, ये लोग काफी अच्छे थे काउंटर अटैक पे, उसके चक्कर में इन लोगों ने काफी गोल्स ही मारे। बट उसी के टाइम पे जब डिफेंसिव ट्रांजिशन करना होता है, जब प्लेयर्स को वापस पीछे आना होता है अपनी पोजीशन पे, तब ये लोग लैक कर रहे थे। एंड शायद उनके पास तब इनके इतने अच्छे प्लेयर भी नहीं थे, क्योंकि मगवायर बहुत स्लो है, राफेल वारान कभी इंजर्ड था कभी नहीं था, लीचा कभी इंजर्ड था कभी नहीं था। तो उसके चक्कर में वो पेस नहीं थी कि वो एग्जैक्टली तुरंत वापस आ सकें। बॉल प्लेइंग एबिलिटी सारे डिफेंडर्स के पास उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसके चक्कर में यूनाइटेड सफ़र कर रही थी। बट स्पेसिफिकली इस सीजन में इन लोगों के जैसी बैकलाइन है, आई थिंक एक क्लास बैकलाइन है इस टाइम पे। डिलिक्ट फास्ट, गुड ऑन द बॉल। लीचा फास्ट, वॉरियर, गुड ऑन द बॉल, वॉरियर। डालो प्लेयर ऑफ द सीजन रहा है। माजुरी टेक्निकली इज क्रेजी गिफ्टेड, बहुत अच्छा प्लेयर है वो एक्चुअली में, तो वो हेल्प करने वाला है इन लोगों को। एंड ओनाना प्ले आउट फ्रॉम द बैक, पासिंग में बहुत अच्छा ओनाना। तो ये जो भी इनका सिस्टम है, बॉल रोकने में अच्छा नहीं है, बस पासिंग बहुत तगड़ा है। लेकिन मतलब जो ये इनका सिस्टम है एक्चुअली में, अगर इन लोगों को आयक्स वाला स्टाइल भी खिलाना है ना, तो ये लोग खिला सकते हैं। इतनी अच्छी बैकलाइन है इन लोगों की, पर नहीं खिलाएंगे नहीं आई थिंक। और उसने बोला भी था ना ये कि यूनाइटेड की जैसी हिस्ट्री रही है काउंटर अटैकिंग सिस्टम्स के साथ, मैं उसको इम्बाइब करना चाहता हूँ ना। कितना वो फोर्सफुली कह रहा है इस चीज़ को, क्योंकि वो अपना ओरिजिनल स्टाइल इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, कितना वो एक्चुअली में ये चीज़ सोचता है, वो इट रिमेन्स टू बी सीन। प्लस आप एक ऐसे दुनिया में जी रहे हो जहाँ पे एम्बापे, विनीशियस और रोड्रिगो सेम टीम में है, और आप कह रहे हो कि आप बेस्ट ट्रांजिशनिंग टीम बनाओगे। हाँ, ट्रू, मुश्किल है। पर आई थिंक इस सीजन में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लोग प्रेस करेंगे, बट एज अ यूनिट करेंगे। प्रेस इन जनरल ज़्यादा करेंगे। अगर उगारते जैसे प्लेयर्स आते तब तो भाई लाइसेंस है पूरा कि आप आगे जाके चढ़ो इन लोगों पे। होपफुली रैशवर्ड ये सब एम्युलेट करते हो, उस चीज़ को प्रेस करते हैं ये लोग भी। अगर ये चीज़ें होती हैं तो एक काफ़ी प्रेसिंग टीम आप देख सकते हो यूनाइटेड की तरफ से, जो कि टेक्निकली ऑन द बॉल इज ऑल्सो क्वाइट गिफ्टेड, जिसके चक्कर में वो लोग अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं। ऑल्दो रियलिटी पे हम लोग आएंगे, आई डोंट थिंक ऐसा बहुत मैसिव चेंजेस होने वाले हैं, बट एक एक्सपेक्ट करने में कुछ बुराई नहीं है। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेंथ्स, इस टीम की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। पहली बात तो आई थिंक इनकी स्क्वाड डेप्थ काफ़ी अच्छी है। हम लोग सिर्फ विंग्स पोजिशन पे भी देख लें, अगर रैशफोर्ड है उधर, सैंचो भी खेल सकता है लेफ्ट विंग पे। राइट, सैंचो की तो बात भी नहीं करी अभी हमने अभी तक। राइट पे गर्नाचो भी है, फिर वहाँ पे अमार डियालो भी है, फिर वहाँ पे एंटनी भी है, बीच में ब्रूनो फर्नांडिस है, उस जगह मेसन माउंट भी खेल सकता है, आगे अपना हॉलैंड है, उसके पीछे जर्गजी भी खेल सकता है, देन कैसीमेरो की जगह उगारते आ सकता है, कोवी मेनो है उसकी जगह, मैकटोमिने जिसको भी आप खिलाना है वो उनको खिला सकते हो। लेफ्ट बैक पे शॉ वैसे चलो इंजर्ड है इस टाइम पे, बट उनके पास मलासिया भी है, वो भी इस टाइम पे इंजर्ड है, बट माजुरुई आ गया है। डिलिक्ट, लीचा, हैरी मैगवायर, लिंडेलॉफ, लेनी यूरो, 5 आपके पास डिफेंडर्स हैं। मैगवायर और अगर लिंडेलॉफ ऑफ द बेंच आ रहे हो तो एक गंदी चॉइस भी नहीं है, इससे अच्छे नहीं मिलते आपको। राइट में आपके पास डालो है, राइट बैक वाला थोड़ा इशू है, बट माजुरुई राइट बैक भी खेल सकता है। उनाना है, उनाना का तो चलो गोलकीपर्स इंजर्ड होते नहीं इतने, बट स्क्वाड डेप्थ आई थिंक इनका एक्चुअली में अच्छी है इस बार।
हर किसी के पीछे एक रिप्लेसमेंट है रेडी जो कि फाइट करेगा उन प्लेसेस के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। सेकंड, एज आई मेंशन कि इनकी बैकलाइन बहुत अच्छी है, जैसे इन्हें सिस्टम खिलाना है उसके डिट्टो सेम बैकलाइन है, इससे अच्छी बैकलाइन आपको मतलब मिल सकती है, बट मतलब दिस इज गुड इनफ भाई, आपको इसमें इसके साथ कोई एक्सक्यूज नहीं है आपका कि आप वैसा नहीं खिला सकते। थर्ड, आई थिंक इनकी जो पेस है ऑन द काउंटर, हॉलैंड काफ़ी तेज़ भागता है, रैशफोर्ड काफ़ी तेज़ भागता है, एंड गर्नाचो बहुत तेज़ भागता है, एमआर डियालो बहुत तेज़ भागता है। तो ये पेस जो है ये लोग ऑन द ब्रेक एंड यूनाइटेड सब एक्सपेक्ट करते हो ऐसी चीज़, मतलब इन देयर बेस्ट एरा ऑल्सो ये लोग काउंटर अटैक पे बहुत अच्छी टीम थी, बहुत फास्ट थे। तो अगर ये उसी के साथ चलना है तो आई थिंक वैसा चल सकते हैं। देन अगेन वो चलेंगे या नहीं चलेंगे वो अलग बात है, हाँ, बट आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है। एंड देन लास्ट जो आई थिंक इनका पॉजिटिव है दैट इज इनियोस, एंड ये आपको इस टाइम पे नहीं दिखेगा, बट पहली बात तो डू यू थिंक कि अगर विंटर ट्रांसफर विंडो आती है और ये इनका अच्छा सीजन नहीं जा रहा होता तो डू यू थिंक इनियोस और इन्वेस्ट करेगा यूनाइटेड में? जैसा साइंस लग रहे हैं लाइकलीहुड तो है करने का ना, कि कर सकता है। मुझे लगता है डेस्परेट है इनियोस इस टाइम पे कि प्रूव करो अपने आप को कि हम अच्छी ओनरशिप है, एंड ये चीज़ अच्छी है। एंड इससे ये एक नेगेटिव ये आएगा कि टेन हैग पे प्रेशर बहुत बनने वाला है, और पॉजिटिव ये कि उन्हें सी आई थिंक जो जिस प्लेयर ने मैनेज नहीं करा होता ना, मतलब बहुत अच्छी ओवर 2 years नाउ बहुत अच्छा ना मैनेजमेंट नहीं रहा टेन हैग का, एक पॉजिटिव ये है कि उसको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, और वो मतलब बेसिकली अब चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। भाई ये जो तुम प्रेशर कह रहे हो ना, ऐसे प्रेशर के लिए सारे मैनेजर्स भीख मांगते हैं कि हमें ऐसा प्रेशर दो कि भाई हमें प्लेयर्स हमारी मर्जी खरीद के दे दो, फिर हमें प्रेशर दे दो कि परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। कई सारे मैनेजर्स को तो अपने प्लेयर्स मर्जी के मिलते भी नहीं है भाई, एटलीस्ट ही हैज द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग द प्लेयर्स दैट ही नीड्स। बारसा को देखो, मैड्रिड पिछले 1-2 साल से जो थी कि नहीं खरीद रहे भाई कोई, एंसेलोटी चावी का क्या हाल था। तो यहाँ पे कोई एक्सक्यूज है नहीं इस चीज़ के लिए, एक्सक्यूज नहीं है। आई थिंक वही है कि टेन हैग ऑफ लेट काफ़ी एक्सक्यूजेस देता है जब वो मैचेस से निकल के आता है। आई होप इस बार नहीं देखने को मिलता हमें वो, पर जो वीकनेसेस हैं, एंड वीकनेसेस मतलब आप काफ़ी गिन सकते हो इस चीज़ को। पहली बात तो आई थिंक मेंटालिटी फैक्टर रहेगा, एंड मैंने बारसा में बात करी थी, मैंने मैड्रिड में चीज़ बात करी थी ना, यूनाइटेड भी मैं स्टार्ट मेंटालिटी से करूँगा, क्योंकि इनकी मेंटालिटी बहुत वीक है भाई। इनके जो प्लेयर्स है बहुत इजीली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आउटसाइड नॉइज से, चाहे वो मीडिया नरेटिव हो, चाहे वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो भाई ऑफ द फील्ड, उन सब में भी इनके प्लेयर्स मिले होते हैं, स्टोरी डाल देंगे जबरदस्ती। हाँ, मतलब बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं प्लेयर्स। वन ऑफ द ट्रैशिएस्ट मेंटालिटी एक्चुअली, मतलब एक गोल पड़ता नहीं और इनके ऑलरेडी शोल्डर्स डाउन होते हैं, फिर वो वापस ऊपर करना इतना डिफिकल्ट होता है इन प्लेयर्स के लिए। एंड समटाइम्स मुझे टेन हैग के लिए भी गंदा लगता है कि अगर आपका एक एकेडमी ग्रेजुएट प्लेयर है रैशफोर्ड जो कि 6-7 साल से खेल रहा है, भाई वो बड़ा ही नहीं हुआ अभी तक, वो बच्चा ही अभी तक, उसको हर दूसरे सीजन उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। कितने का हो गया? 26 का हो गया वो। हाँ, हर दूसरे सीजन उसे मेंटल हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम होता है, और हर दूसरे सीजन यूनाइटेड उसे बैक करती है। यूनाइटेड भी गधी है इसके चक्कर में, और मैं ये नहीं कह रहा मेंटल हेल्थ डिस्कार्ड कर दो उस प्लेयर की, बट अगर ये इतनी फ्रीक्वेंट बेसिस पे हो रही है ना भाई, तो आप फुटबॉल छोड़ो और आप ब्रेक लो। यहाँ पे ऐसा ही है। हाँ, मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन अपना पूरा सीजन सैक्रिफाइस नहीं कर देंगी जस्ट बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो फुटबॉल मत खेलो भाई, 2 साल का ब्रेक लो, फिर ट्राई करो वापस आने का। तो वो चीज़ वो भाई साहब करेंगे नहीं, उसके बाद उन्हें पूरा सिंपैथी गेम भी खेलना है रेसिज्म के साथ। तो आई थिंक ये जो मेंटालिटी वाला फैक्टर है, एंड अगर टेन हैग अपने बेस्ट पे भी अपने बेस्ट टैक्टिक्स भी एम्प्लॉय कर दे तो भी हो सकता है कि ये सक्सेसफुल ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सबसे बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से यही है। सेकंड, आई थिंक टीम जो है अभी सेटल्ड नहीं है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इंजरी के बहुत टाइम बाद अब खेलने वाले, जैसे मेसन माउंट जैसे प्लेयर्स हैं, एंड कुछ प्लेयर्स ऐसे जो कि अभी अभी नए आए हैं, तो उनको इंटीग्रेट करना, डिलीट स्टार्टिंग में ही बैकलाइन में होगा, माजोवी स्टार्टिंग में ही बैकलाइन में होगा, तो हो सकता है डिफेंसिव एरर्स हो उनके साथ, तो वो सिस्टम के अंदर बैठाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड प्रीमियर लीग में तो लेजिट ऐसा आप एक गेम हार जाओ तो उसके इम्प्लीकेशंस हुए हैं। पर ये सब आप एक्सपेक्ट करते हो कि पहले 1 महीने में अगर हो रहा है तो हो रहा है, उसके बाद से आई डोंट थिंक देयर इज एन यार 1 महीने में 4-5 गेम होंगे, एंड ठीक है भाई, काफ़ी है नहीं है, और मतलब काफ़ी तो चलो है या नहीं है वो तो उनका देखने की बात है, बट मुझे ये लगता है कि 4-5 अगर गेम्स है ना, वो 4-5 गेम्स में अगर इनका रिजल्ट खराब हुआ तो फिर वो पूरे सीजन पे इफेक्ट डालती है वो चीज़। तो वो तो वही हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया ना, क्योंकि मेंटालिटी वीक है, तो तुम उसको एज एन एक्सक्यूज थोड़ी ले सकते हो कि यार अगर मैंने 4-5 में अच्छे नहीं किया तो मैं रोना शुरू कर दूंगा, तो भाई डर डर के खेलूं। सी माजरी और डिलीट अभी अभी आए हैं, और अभी प्रीमियर लीग हफ्ते में स्टार्ट हो रही है, तो इनके को प्री सीजन तो मिला नहीं, इनको बस वो ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे कुछ कुछ,
तो मुझे स्टिल लगता है कि वो बैठने में टाइम लगेगा। भाई चलो 1 के 2 महीने ले लो, नहीं 2 महीने अगर करा फिर सीजन गया ना। अगर 2 महीने में रिजल्ट नहीं आए, देखो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि यूनाइटेड टॉप 2 या टॉप 3 में आएगी भाई। टॉप 4 एक्सपेक्टेशन है, टॉप 4 ठीक है। और टॉप 4 में इस टाइम पे मतलब कितनी टीम्स लड़ रही हैं इस टाइम पे टॉप 4 के लिए। चेल्सी भी लड़ेगी, उनके पास भी बहुत सारे प्लेयर्स आ चुके हैं। क्या कहते हैं अपना, स्पर्स भी लड़ेगी, उनमें भी काफी नाम से पता नहीं चल रहा है कैसी टीम से। एस्टन विला की विंडो बहुत अच्छी रही है, वो भी इस टाइम पे लड़ने वाली है। तो आई थिंक अगर वो 2 महीने इनके चले गए तो वो पूरे सीजन पर फिट डालेंगे। नाउ अगर वो 2 महीने के बाद इतना अच्छा वो लोग फिट बैठ गए कि वो गेम्स पे गेम जीत रहे हैं तो अलग बात है। बट आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे यूनाइटेड का कि जल्दी ही सेटल हो पाए। एंड जो थर्ड पॉइंट है जो कि इससे थोड़ा रिलेटेड है, विच इज इंजरीज। जिस हद पे लोग इंजर्ड हो जाते हैं भाई, यूनाइटेड में आते ही लेनी और को ऐसी इंजरी हो गई कि वो 5-6 महीने के लिए बाहर हो गए भाई साहब। एंड जो इनने माजुरुई साइन करा है, लूक शॉ का मैंने अभी बताया कि वो भी इंजर्ड रहता है। माजुरुई का इंजरी रिकॉर्ड है जो कि बहुत कंसर्निंग है। 2017 से लेकर अभी तक पिछले 8 साल में उसने 100 से ज्यादा गेम्स मिस करे ड्यू टू इंजरी। दैट्स ऑलमोस्ट 13 गेम्स अ सीजन। 13 गेम्स मतलब 1/3 ऑफ द सीजन आपने निकाल दिया ऐसे। एटलीस्ट प्रीमियर लीग का तो निकाल दिया आपने। तो अगर वो मिस करने वाला है, लूक शॉ भी मिस करने वाला है, तो कायदे से आपके पास सिर्फ एक ही फुल बैक बचा जो कि डालो होगा। तो इंजरी वाला जो पॉइंट है ना, आई थिंक यूनाइटेड की मेडिकल टीम को बहुत ज़रूरत है इंप्रूव करने की। वो बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ पे इम्प्रूव करते हैं। एंड जो मेरा जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो ये है कि इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है किसी को नहीं पता कैसे खेलने वाला है। यूनाइटेड फैन जो कट्टर यूनाइटेड फैन है उसे भी नहीं पता कि अगले दिन मेरा मैच है तो मेरी टीम कैसे लाइनअप करने वाली, कैसे किस माइंडसेट के साथ उतरेगी, कैसे टाइप का हम लोग स्टाइल ऑफ प्ले रखेंगे, किसी को पता ही नहीं होता। इतनी अनप्रेडिक्टेबल टीम है ये। एंड ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव रहेगा, खुद की आइडेंटिटी नहीं है। राइट। एंड जो मैंने पॉइंट बोला था कि क्यों प्लेयर सेटल नहीं है, फर्स्टली व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैसिमिरो? क्योंकि सीडीएम पोजीशन पे मोस्ट लाइकली कैसिमिरो स्टार्ट करने वाला है। प्री सीजन अच्छा नहीं रहा उसका, लास्ट सीजन पूरा अच्छा नहीं रहा उसका। ही स्टिल 32-33, एज भी ज्यादा नहीं हुई, बट वो फिट लग नहीं रहा इस टाइम पे खेलने के लिए। वही ना, आई थिंक जिस टाइप का प्लेयर है, जो चैंपियन प्लेयर वो रहा है, आई थिंक उसको एटलीस्ट 2-3 महीने का आपको लीवरेज देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा सीजन जबरदस्ती खिलाओ, नहीं खेल रहा तो इवेंचुअली डाउन द लाइन अगर आपको 1-2 महीने में लगता है कि नहीं चल पा रहा बंदा, नहीं टिक रहा, एंड कोई और ऐसा बंदा जो कि उसकी जगह पे बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, तो कर दो रिप्लेस भाई। वो तो आपने लास्ट सीजन भी इंजरी के टाइम पे कर ही रखा था, कोई नई बात थोड़ी है। पर एटलीस्ट उसको वो टाइम तो दो इंजरी के बाद दोबारा एक नए सीजन को नए टाइम से स्टार्ट करने का। आई थिंक मेरे हिसाब से भी स्टार्टिंग में टाइम मिलना चाहिए। एंड बट बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड ये उगारते वाली डील क्लोज करती है। क्योंकि अगर कैसिमिरो नहीं चला देन आपके पास एक प्रॉपर सीडीएम बचा ही नहीं। उगारते आएगा तो आपके पास एक वो जो डॉग वाला बंदा कहते हैं, जो कि कैसिमिरो के लिए कहते हैं हम लोग, उगारते भाई। अगर किसी ने कोपा अमेरिका देखा था उरुग्वे में खेलते उसको, तो वो भी वही बंदा है भाई। द रीजन वाई उरुग्वे का स्टाइल ऑफ प्ले सक्सेसफुल था वाज बिकॉज ऑफ 2 प्लेयर्स, वाल्वर्दे एंड उगारते। ये दोनों ऐसे प्लेयर्स जो कि पागलों की तरह भागते हैं। तो उगारते का आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये कैसिमिरो वाली सिचुएशन सॉल्व नहीं होती। बट अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं, एंड यहाँ पे 4 टोटल में लोग होंगे। पहला है टेन हैग। एज यू ऑल्सो सेड कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, जो भी होना था हो चुका। लास्ट सीन 8 था, चलो ठीक है माफ कर दिया। अब बहुत जरूरी है कि टेन हैग इम्प्रूव करता है। एंड यूरोपा लीग में भी लोग खेल रहे हैं, तो आई थिंक अगर ये सीजन नहीं चला तो फिर इट्स ओवर फॉर हिम। मतलब भाई 3 सीजन दे दिए। हाँ 3 सीजन आपने दे दिया, आपने पूरी तरीके से बैक करा। एंड क्यों मैं इसका नाम इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि इस सीजन स्टार्ट होने से पहले पूरे टाइम रूमर्स ये थे कि इनियोस एक नया मैनेजर देख रहे हैं, इसे सैक कर देंगे, तुखिल लाने की बात चल रही है। अगर ये नहीं चलता इसके बाद तो आई डोंट थिंक इनियोस इतना लेवरेज देने वाले हैं। वो सोचेंगे कि भाई सही डिसीजन था हमारा, हमें किसी और को लाने की जरूरत है। लास्ट सीजन के ऊपर इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। अभी कम्युनिटी शील्ड आप हार गए हो। हाँ राइट, हाँ आते ही हार गए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। राइट। सेकंड प्लेयर आई थिंक रैशफोर्ड होना चाहिए। एंड ऑब्वियस है सबका क्यों होना चाहिए भाई, ये हर ऑल्टरनेट सीजन परफॉर्म करता है। लास्ट सीजन अच्छा नहीं चला था, लोग एक्सपेक्ट करेंगे इस सीजन चले। फाइनली भाई बड़े हो जाओ और खेलना स्टार्ट करो अपने क्लब के लिए। लास्ट सीजन में इसके 43 मैचेस में 8 गोल थे। राइट। और उसके बाद बेंच नहीं हो रहा था ये प्लेयर। तो अगर ये नहीं अच्छा खेल रहा है
देन टेन हैग शुड हैव द बॉल्स टू बेंच हिम, क्योंकि ये विंगर्स में तो लाइंड अप है भाई, इनके पास बहुत सारे विंगर्स हैं इस टाइम पे। गर्नाचो, आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गर्नाचो के लिए भी है। हाँ, अगर उसे लेफ्ट में दे दिया गया तो फिर तो सील हिज प्लेस एज द शोर शॉट स्टार्टर गोइंग फॉरवर्ड। राइट, तो सिर्फ रैशफोर्ड नहीं, इसमें जाता गर्नाचो का भी सीन है। गर्नाचो का भी है। द थर्ड प्लेयर एज आई सेड कैसिमेरो, गंदा सीजन रहा है, थ्रू आउट द पूरा करियर चैंपियन रहा है। अपने पहले यूनाइटेड के सीजन में कितना तगड़ा प्लेयर था। उसके चक्कर में ये बची थी यूनाइटेड, एंड उसके नेक्स्ट सीन में आते थे सारे पंडित्स ने, सारे फैंस ने गिव अप कर दिया उस पर, जबकि वो इतना तगड़ा मेंटालिटी वाला प्लेयर रहा है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने करियर, चलो फिनिश अभी नहीं भी कर रहा तो एक वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में फिनिश करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड देन लास्टली डिलिक्ट, एंड ये मैं क्यों कह रहा था इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि लेनी ओरो जब इन लोगों ने साइन करा था तो अपेरेंटली उसकी डील में कुछ इन लोगों ने ऐसा अग्रीमेंट करा था कि इसको मैचेस स्टार्ट कराए जाएंगे आते ही, एंड इसलिए डिलेट वाली डील तब एकदम सील ऑफ नहीं हुई थी। अब 5 महीने दे दिए, डिलेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेनी ओरो वापस आ रहा है भाई, लिसांड्रो मार्टिनेज तो बेंच आप कर नहीं सकते, वो बेस्ट प्लेयर है इस टाइम पे। तो आप डिलेट को मतलब फिर कैसे सॉल्व करते हो सिचुएशन को, क्योंकि लेनी ओरो को भी स्टार्ट कराना पड़ेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। 3 एट द बैक कर दो भाई, फिर 3 एट द बैक या तो करो, कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो डिलेट को आप कैसे बेंच करते हो उस टाइम पे, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर गंदा कर रहा है तो फिर तो सॉल्व हो जाएगी सिचुएशन, बट अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि आई होप अच्छा करेगा, क्योंकि डिलेट कैप्टन टेन हैग के अंडर ही था भाई आयैक्स वाली टीम में, रिडेम्पशन हो सकता है, तो वो चीज़ थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। एंड नाउ सो फाइनली कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन एंड प्रेडिक्शन। फर्स्टली व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशन शुड बी टू बी इन द टॉप 4। हाँ, मुझे लगता है टॉप 3 की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्सेनल, सिटी एंड ऑल्दो लिवरपूल के लिए इट इज डिबेटेबल। हाँ, अभी नया मैनेजर है, कैसे वो लोग खेलेंगे थोड़ा, प्लस उनकी वो ज़ुबिमेंडी वाली डील ऑफ हो गई भाई, तो वो भी है। शायद आप एक इनरोड बना सकते हो टॉप 3 में। एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि भाई आप टॉप 4 में तो फिनिश करना ही करना है। हाँ, अगर आप 4th नहीं आ रहे तो भाई कुछ काम का नहीं है फिर ये। बट आई थिंक प्रेडिक्शंस में ये लोग टॉप 3 का भी, 3rd भी आ सकता है। आई डोंट थिंक आर्सेनल और सिटी जितने अच्छे हुए हैं अभी ये लोग, बट 4th या 3rd मुझे लगता है कि दैट शुड बी बाकी ट्रॉफी लेस द गोल। ट्रॉफी मतलब क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये लोग यूरोप में तो है नहीं, है कौन किसमें? यूरोपा हाँ, यूरोपा 8th पे वो FA कप जीत गए ना, तो FA कप जीत गए। यूरोपा तो मुझे नहीं लग रहा जीतने वाले भाई, कोई चांस ही नहीं है। सी आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो ये होनी चाहिए कि यूरोपा जीतना चाहिए और टॉप 4 आना चाहिए भाई। यूरोपा जीतना तो मजाक है क्या भाई? मतलब भाई टीम इज गुड इनफ। सेविया वगैरह भी आएंगे वहाँ पे। हाँ मतलब, पर सेविया तो शायद बहुत नीचे थी इस बार शायद, मतलब मुझे याद मतलब ऑन पेपर टीम इज गुड इनफ। 3 साल से आपका एक मैनेजर रहा है, सभी ने बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़े। आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो ये होनी चाहिए, बट जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ये है कि लोग टॉप 4 आएंगे, एंड या तो ये FA कप जीतेंगे या फिर ये कारबाओ कप जीतेंगे। एक ही ट्रॉफी आएगी, या तो FA कप या कारबाओ कप। आई थिंक 8 ट्रॉफी तो जीतेंगे। टेन हैग ने अपने सेकेंड सीजन में आते ही, अपने पहले सीजन में इनफैक्ट उसने कारबाओ कप जीत लिया था, नेक्स्ट सीजन में FA कप जीत लिया था। एक ट्रॉफी वाली चीज तो वो कर रहा है, एंड आई होप कि इतनी अच्छी टीम तो है कि ये किसी कप कॉम्पिटिशन जीत सकती है। इसलिए आई थिंक टॉप 4 एंड आइदर ऑफ कारबाओ कप और FA कप, ये होना चाहिए। एक ट्रॉफी आ रही है, चलो लेट्स सी क्या होता है। बट नाउ लेट्स कम टू द अदर साइड ऑफ द मैनचेस्टर एंड मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं। एंड यहाँ पे एकदम कॉन्ट्रास्टिंग रहेगा, जैसे हमने बारसा मैड्रिड करा। बारसा मैड्रिड का चलो उतना भी डिफरेंट नहीं था, बट यूनाइटेड और सिटी का बहुत डिफरेंट है। हाँ, एंड इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ नहीं है। सो मैं ये तो कहूँगा भाई, अगर कोई ये बंदा है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि फुटबॉल के बारे में जानना स्टार्ट करना है, अगर किसी को फुटबॉल देखना स्टार्ट करना है इस टाइम पे, तो बेस्ट टीम टू सपोर्ट राइट नाउ इज मैन सिटी। क्यों? और मैं रियल मैड्रिड इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अगर एक नया फुटबॉल फैन है ना, तो उसे प्रीमियर लीग एंजॉय करने में मजा आएगा। अगर एज अ सिर्फ एक सिंगल टीम देखने तो ऑब्वियसली आप मैड्रिड को भी कह सकते हो, बट उसका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो थोड़ा कंफर्टेबल है इस टाइम पे। बारसा की बेइज्जती है भाई, मतलब कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको पता है कि सेकंड लास्ट मैच या लास्ट मैच तक रेस जाएगी, तब तक ये लोग टाइटल जीते नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आपको एक नए फुटबॉल फैन हो तो प्रीमियर लीग बेस्ट लीग है देखने के लिए, और मैन सिटी बेस्ट टीम है इस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए। इसलिए आई थिंक जो भी नए वॉचर्स हैं, हो सकता है आपको ये चीज़ आपके हेल्प करे आपको। हम लोग फॉर्मेशन की बात पहले करते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑन पेपर तो ये लोग 4-2-3-1 से स्टार्ट करते हैं, बट जब ये लोग अटैक करते हैं 3-4 3-4 हो जाती है।
एंड कई बार मतलब 3-4 भी हम लोग कह रहे हैं कि चलो कभी कभी लगता है 3-4 में, कभी कभी तो ये वो तीसरा जो डिफेंडर है उसको भी आगे भेज देते हैं। कई बार 2 ही प्लेयर्स होते हैं पीछे एंड रॉड्री थोड़ा पीछे आ जाता है। तो ये एक बहुत ही हाईली अटैकिंग टीम है एंड टेक्निकली टैक्टिकली तो चलो छोड़ो, बट टेक्निकली इससे बेटर टीम इस टाइम पे यूरोप में है ही नहीं। इतना डोमिनेंट स्टाइल ऑफ प्ले और किसी टीम का नहीं है। एंड बाय फार मतलब आप कह सकते हो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि टीम कैसा खेलती है, सबसे आई प्लीजिंग गेम इन लोगों का। इसलिए पेप गार्डियोला इज पेप गार्डियोला, मैनचेस्टर सिटी इज मैनचेस्टर सिटी। ऑल्दो कई लोग डिसएग्री करते हैं कि बिल्कुल भी आई प्लीजिंग नहीं है, बहुत हाँ मतलब भाई मेजोरिटी जो लोग होंगे वो शायद ये कहेंगे कि बहुत आई प्लीजिंग है, क्योंकि वही उन्हें पसंद आता है पासिंग वगैरह डोमिनेशन देखना। बट गाइज लाइक मी, मुझे थोड़ा उल्टे टाइप का पसंद आता है। अगर 3-4 हम लोग देखें, हालैंड अप टॉप, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स राइट नाउ। एक्चुअली कमिंग टू दिस, तुम्हें क्या लगता है कि ये फॉर्मेशन सेम रहेगी इस साल? आई थिंक टैक्टिक्स तो सेम रहेंगे एंड ये फॉर्मेशन भी ऑब्वियसली सेम रहेगी और रहनी भी चाहिए। मतलब जिस फॉर्मेशन ने आपको ट्रेबल जिताया था लास्ट सीजन, मतलब हारे रियल मैड्रिड से आ रहे थे भाई। पर आप स्क्वाड में चेंजेस भी हुए हैं ना, अल्वारेस चला गया है, सिर्फ अल्वारेस गया है, बाकी लोगों ने ना कोई साइन करा है वही ना कोई भेजा है। बहुत साइलेंट रहे हैं, मतलब साइलेंट रहेगा। और आई थिंक एक रीजन है साइलेंट रहने का, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं नहीं एक्चुअली में इस टाइम पर ट्रांसफर मार्केट में जो कि इनको बेटर कर सकते हैं। हालैंड का बैकअप कौन है? हालैंड का बैकअप आई थिंक, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि इनका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है भाई ये, एंड कि इनका पहली बात तो इन्हें बहुत ज़रूरत नहीं है एक स्ट्राइकर की अप टॉप खेलने के लिए। सेकेंडली अगर नहीं भी होता है तो इनके पास अकेडमी बहुत अच्छी है, और पेप गार्डियोला हर सीजन एक बंदा ऐसा लेके आता है जो कि लाइमलाइट लेता है। अभी मतलब ऑन पेपर कोई बैकअप नहीं है एज ऑफ नाउ। हाँ अभी कोई बैकअप नहीं है हालैंड का। एंड यहाँ पे वही अकेडमी में ऑस्कर बॉब, रिको लुइस, ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आते ही इन लोगों ने शाइन। ऑस्कर बॉब का तो मुझे अभी भी वो याद है, जो उसने ऐसे कीपर से कैसे सोल रोल करके गोल मारा था लास्ट मिनट में। और पेप गार्डियोला ने कह दिया कि ऑस्कर बॉब वो प्लेयर होगा जो कि ए टीम के साथ इस टाइम पे खेलने वाला है इस सीजन में, तो वो चीज़ उसके लिए अच्छी है। बट अगर हम इस फॉर्मेशन की बात करें, हालैंड अप टॉप एज अ स्ट्राइकर नो डाउट। लेफ्ट में आई सी ग्रिलिश, लोग डोकू कह सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक एज ऑफ नाउ आई थिंक ग्रिलिश, केडीबी, फोर्डन, ये दोनों खेलेंगे। राइट में बर्नार्डो सिल्वा। गार्डियोला नहीं हो सकता लेफ्ट पे भाई, मतलब गार्डियोला एज अ थर्ड सेंटर बैक आई थिंक खेलेगा। एंड जब आगे जाना होगा तो आगे भी जा सकता है वो बंदा, बट आई थिंक एकदम लेफ्ट आगे तो आउट एंड आउट तो नहीं खेलेगा। देन पीछे रॉड्री, आई होप स्टोन्स खेले क्योंकि स्टोन्स का यूरो भी अच्छा गया था। एंड आई होप अकांजी, आई डोंट थिंक अकांजी वो डबल पिवट में जब आ जाता है तो उतना अच्छा रहता है, तो इसलिए आई होप कि स्टोन्स यहाँ पे खेले। जो बैक 3 होंगे मेरे लिए ग्वार्डियोल, रूबन डियास और काइल वॉकर, एंड पीछे एडरसन रहेगा। एडरसन की डील जो सऊदी से चल रही थी वो ऑफ हो चुकी है। तो ना बीच में जो 4 थे वो कौन बताए? ग्रिलिश, केडीबी, फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा। भाई तो तुम ऑन पेपर तो 4-3 हो ही नहीं सकती। नहीं, वो बर्नार्डो सिल्वा कितनी बार हमने देखा है, स्टोन्स को पीछे कर देंगे और बर्नार्डो सिल्वा, फोर्डन, कितने केडीबी ये लोग आ जाते हैं पीछे, तो उससे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आई थिंक आउट एंड आउट शायद ये फॉर्मेशन होगी इनके, ऐसे ये लोग फील्ड करने वाले हैं। एंड टैक्टिक्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कीप द बॉल, दूसरे ऑपोजिशन को एकदम चोक कर दो, उनके बॉक्स को इतना फ्लड कर दो कि भाई उन्हें समझ में ना आए कि भाई निकले कैसे इस चीज़ से। मतलब एट टाइम्स इतना बेचारी लगती है ना दूसरी टीम्स देख के कि जैसे लोगों ने बॉल क्लियर करी और वो तुरंत मैन सिटी के प्लेयर के पास ही, और वो बंदा है भी बॉक्स के आसपास ही। और इनके सारे प्लेयर्स, सबसे अच्छी चीज़ इनकी है कि सारे प्लेयर्स आर वेरी गुड ऑन द बॉल। हर कोई शूट ले सकता है, हर कोई बंदा मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकता है। ये बेस्ट चीज़ है इन लोगों की। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली सबसे गिफ्टेड टीम इस टाइम पे मैनचेस्टर सिटी है, कोई क्लोज भी नहीं आता इनके। इसलिए आई थिंक टैक्टिक्स इनके यही रहने चाहिए, शुड नॉट चेंज एनीथिंग जस्ट बिकॉज उनका लास्ट सीजन अच्छा गया, बट वो अच्छा हाँ मतलब लोग ट्रेबल से कंपेयर कर रहे थे उस चीज़ को, तो हर बार तो आप ट्रेबल वैसे भी नहीं जीतोगे, उतना अच्छा नहीं गया। आते ये लोग अभी एक अपनी ट्रॉफी भी जीत गए, कम्युनिटी शील्ड, तो वो भी अच्छा है। इसलिए आई थिंक बहुत चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। एंड गार्डियोला आई थिंक चेंज करेगा भी नहीं भाई, वो वैसा टाइप का प्लेयर है, मैनेजर है नहीं जो कि बहुत रिएक्शनरी हो। तो आई थिंक इस पे स्टिक करके अगर ये लोग चलते रहेंगे तो एक वो 5th टाइटल, कंसेक्यूटिव टाइटल भी आ सकता है इस टाइम पे बहुत आराम से। नाउ हम लोग इनकी स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, एंड पहला स्ट्रेंथ ऑब्वियसली होने वाला है पेप गार्डियोला। आपके पास बेस्ट टैक्टिशियन है, बेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम लोग कह सकते हैं, वो है अभी आपके पास। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है? मतलब इन गेम मैनेजर, एक मैनेजर का
जो पार्ट जो हमने डिस्कस करे, एक टैक्टिकल होता है, एक मैन मैनेजिंग होता है, वो दोनों में येस करता है। इन गेम मैनेजमेंट ऐसी जो स्मॉलर डिटेल्स होती हैं मैनेजमेंट की, उसमें भी वो येस करता है। मतलब हर चीज़ में वो टॉप पे है। तो ये रिगार्डलेस आप इसको काउंट करो या ना करो, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा मैनचेस्टर सिटी के लिए। सेकंड, जैसे मैंने बताया था कि हर बंदा मल्टीपल पोजीशंस पे खेल सकता है। यूटिलिटी काफी है। हालैंड के अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसा, हालैंड और चलो रूबेन डियाज, इन दोनों प्लेयर्स के अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसा प्लेयर है जो कि मल्टीपल पोजीशंस पे नहीं खेल सकता। राइट। बाकी हर कोई खेल सकता है भाई, और हर कोई बॉल पे इतना अच्छा है कि वो खेल भी लेगा। ग्वार्डियोल ने जैसा गोल मारा था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट लास्ट टाइम, बैंगर कर्लर, भाई आप सेंटर बैक से एक्सपेक्ट करते हो गया ये? जब वो आया था तो वो सेंटर बैक था, फिर उससे लेफ्ट बैक बना दिया, फिर वो आगे भी खेल लेता है। हर कोई बंदा मल्टीपल जगह खेलता है। रॉड्री सीडीएम है, वो आगे जाके गोल भी मार देगा। फोर्डन राइट विंग पे भी खेल सकता है, लेफ्ट पे भी खेल सकता है, बीच में भी खेल सकता है। ग्रिलिश भी अटैकिंग खेल सकता है, बर्नार्डो सिल्वा भी खेल सकता है, केडीबी पीछे भी खेल सकता है, आगे भी खेल सकता है। वो तो एज अ फॉल्स नाइन तक खेला हुआ है केडीबी। तो इनके पास बहुत ही अच्छी टीम है। एंड जो भी ये लोग खिलाते हैं ना, उसके टाइप की प्लेयर्स हैं। जो भी हम लोग, जो क्राइफिन फिलोसफी हम लोग कहते हैं कि हर एक प्लेयर को मल्टीपल पोजीशंस पे खेलना आना चाहिए, टोटल फुटबॉल, वो इस टाइम पे ग्वार्डियोला के अलावा और कौन कर रहा है? सिर्फ ग्वार्डियोला ही तो कर रहा है, और किसी टीम में ऐसी चीजें है ही नहीं। तो आई थिंक ये चीज एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि सारे प्लेयर्स बहुत वर्सेटाइल है। थर्ड पॉइंट अगेन का ये रहेगा कि स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्राइकर थिंग दैट यू मेंशन, उसके अलावा इनके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि ऑफ द बेंच आके उसी क्वालिटी पे खेल सकते हैं जो हमने मड्रिड के लिए कहा था, उसी क्वालिटी पे खेलेंगे। स्टाइल ऑफ प्ले कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, और उसके साथ भी वो डोमिनेट कर सकते हैं ऑपोजिशन को। तो ये चीज इनकी बहुत अच्छी है। ये बहुत काम प्रॉपर प्लेइंग इलेवन बना सकते हैं बेसिकली। हाँ, आराम से, और वो दोनों प्रीमियर लीग के लिए कॉम्पीट करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। सेकंड लास्ट पॉइंट आई थिंक ये है कि मेरा हालैंड और डी ब्रुयना द बेस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एम्बापे आप कह सकते हो, बट लास्ट सीजन हालैंड ने आउटस्कोर करा था। बेस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बेस्ट पासर ऑफ द बॉल राइट नाउ। वो दोनों सेम टीम में, दोनों डुओ हैं। इससे बेटर और क्या हो सकता है? मतलब सही बात है। डी ब्रुयना वैसा प्लेयर है जो कि कहीं से भी बॉल निकाल सकता है आपको, जो आप सोच नहीं रहोगे टीवी में देख के वो बॉल वो निकाल देगा। और हालैंड इज हालैंड भाई, उसका काम ही है कि फिनिश ऑफ करे उन चांसेस को। और हालैंड का हम लोग अपॉर्चुनिटीज में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ा सीजन ये साबित हो सकता है हालैंड के लिए। बट हालैंड गोल स्कोरिंग में कोई मैच ही नहीं उस टाइम पे उसका। एंड लास्टली आई थिंक जो बेस्ट सीडीएम पोजिशन है, सीडीएम्स बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे पूरे फुटबॉल में ढूंढना, जो कि एज अ सिंगल पिवट ऑपरेट कर सकते हैं, वो एकदम एलीट क्वालिटी पे, सिंगल पिवट वाले। हाँ, एंड रॉड्री इज दैट गाय जो कि इस टाइम पे बेस्ट है। और कोई प्लेयर नहीं है जो कि क्लोज भी आता है उसके। आप चाहे आप किमिच का ड्रामा कर लो, चाहे आप चुआमेनी का ड्रामा कर लो, रॉड्री के लेवल पे और कोई प्लेयर है नहीं इस टाइम पे। एंड वो अलग डिस्कशन है कि वो बैलन डोर डिजर्व करता नहीं करता, बट क्वालिटी उसकी है ही है। नहीं कोई करता भाई। हाँ, और कोई डिनाई नहीं कर सकता उस क्वालिटी को। वो अच्छा प्लेयर तो है ही, और बहुत क्लच प्लेयर भी है, गोल्स मारता है। बट जो उनकी वीकनेसेस हैं, एंड अगेन सिटी जैसी टीम की बहुत वीकनेसेस होती नहीं, बट अगर हमें स्टिल डिस्कस करनी है वीकनेस, तो पहली बात तो आई थिंक टू सम एक्सटेंट दे आर ओवर रिलायंट ऑन रॉड्री। लास्ट सीजन हमें देखने को मिला था जब रॉड्री नहीं खेला था तो इन लोगों से गेम निकल नहीं पा रहे थे। राइट। ये लोग ग्राइंड आउट नहीं कर पाए थे रिजल्ट्स। बहुत लंबा रिकॉर्ड था ना कि वो अनबीटन है। हाँ। प्लस जब रॉड्री नहीं था तो वही अगेंस्ट टीम्स लाइक न्यूकासल, इन सबसे लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो वो जो ओवर रिलायंस है रॉड्री के ऊपर, आई थिंक वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हो सकता है। सेकेंडली जो तुमने मेंशन करा कि हालैंड का कोई बैकअप स्ट्राइकर नहीं है, ये चीज़ मेरा अभी आया दिमाग में पॉइंट पे। अगर हालैंड बाई चांस इंजर होता है, वैसे तो बहुत कम इंजर होता है वो, बट बाई चांस अगर वो इंजर होता है तो क्या आपके पास एक प्रूवन गोल स्कोरर है? वैसे तो उतना फिट नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि सिटी का ओवरऑल फंक्शन इतना अच्छा है कि वो, मतलब अगर एक रेड कार्ड मिल जाए ना तो 9 प्लेयर्स के साथ भी डोमिनेट कर सकते हैं। बट अगर हालैंड नहीं हुआ तो हो सकता है ऐसा कि उन्हें गोल्स लाने में प्रॉब्लम्स हो। तो वो चीज़ देखने वाली रहेगी। एंड फाइनली ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लास्ट सीजन ही ये वल्नरेबिलिटी हमें देखने को मिली सिटी की, उससे पहले तक हमें देखने को मिला ही नहीं था ये, कि ऑन द काउंटर्स दे वर सरप्राइजिंगली बैड। बहुत क्लमजी डिफेंडिंग थी फ्रॉम वॉकर, फ्रॉम रूबन डियाज। एंड वही मुझे अगेन वो न्यूकासल वाला गेम याद आता है जब वो एंथनी गॉर्डन ने अपना काइल वॉकर को 2 बार घुमा के गोल मारा था। तो ऑन द काउंटर लास्ट टाइम मैनचेस्टर सिटी काफ़ी वल्नरेबल लग रही थी। ऑल द पॉइंट वही है ना, ये चीज़ें एग्जैजरेटेड इसलिए भी लगती हैं बिकॉज उससे पहले वो एक अनरियल सीजन लेके आ रहे थे ट्रेवल का।
तो आपको नेचुरली थोड़ा डिप देखने को मिलता ही है अगले साल। हाँ दिखता है, एंड वो फेयर पॉइंट है, मतलब ये वो चीज़ है जिस पे लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड मैड्रिड ने भी कैसा रहा था भाई, पूरे टाइम पीछे बैठे हुए थे, काउंटर में मिला उन्होंने गोल मार दिया, ऐसे ही तो हराया था। बाकी तो पूरे टाइम मैड्रिड पीछे ही बैठी हुई थी। तो वो काउंटर्स पे स्ट्रांग रहना वो थोड़ा देखने वाला रहेगा। एंड यही ना, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड इसलिए क्योंकि टीम चेंज ही नहीं हुई है, एकदम वही प्लेयर्स खेलने वाले, एग्जैक्ट वही लाइनअप खेलने वाले। बिल्कुल, बस आप एक दो प्लेयर्स को शिफ्ट कर सकते हो जो कि ऑफ द बेंच आके डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसलिए हम लोग, एक और चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि, एंड ये अभी अभी न्यूज़ निकल के आई है कि इनका जो कोर्ट स्टेटमेंट है कि इन लोगों ने वो 115 FFP चार्जेस जो हैं इन पे लगे हुए, उसका ट्रायल अभी अगले महीने स्टार्ट हो रहा है एंड अर्ली 2025 में उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्या सही में आ जाएगा या फिर डिफर कर देंगे? वही पॉइंट है। एंड आ भी जाएगा तो आई थिंक 90% चांसेस यही कि फेवरेबल हो उनका। बहुत डिफिकल्ट है उनका अगेंस्ट है, बट जस्ट टू एंटरटेन दैट पॉसिबिलिटी, अगर वो चीज़ होती है और उन पर 10 पॉइंट्स का डिडक्शन लगता है, मतलब इट इज श्योर कि लोग टाइटल तो नहीं जीत रहे। टाइटल तो भूल ही जाओ। हाँ, मतलब चांस ही नहीं है। टॉप 4 आ सकते हैं, टॉप 4 तो लोग तब भी निकाल सकते हैं, बट अगर ये चीज़ होती है जो कि बहुत मज़ा आएगा देखने में, अगर ये हो जाता है, एंड आई होप ये हो जाए, क्योंकि जो इन लोगों ने हरकत एवर्टन के साथ करी है, अगर एवर्टन के साथ नहीं होता, सिर्फ मैनचेस्टर सिटी को माफ़ कर देते तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो चीज़ इन लोगों ने, जो हरकत इनने एवर्टन के साथ करी थी 2 बार, और मैन सिटी के पास 115 चार्जेस हैं, इतने सालों से चलता आ रहा है, कुछ सच नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की। तो वही ये बस एंटरटेन आप कर सकते हैं इस पॉसिबिलिटी हो कि बाई चांस अगर ऐसा होता है तो कैसे इनका सीजन खराब हो सकता है इसके चक्कर में। बट अपॉर्चुनिटीज में हम लोग 3 प्लेयर्स की बात करेंगे। फर्स्ट इज अर्लिंग हालैंड। एंड हालैंड क्यों, सबको पता है बहुत अच्छा गोल स्कोरर है, इस बार बैलन डोर के टॉप 3 में मिस आउट करेगा, टॉप 5 में मिस आउट करेगा, एंड लास्ट टाइम सेकंड था, एंड कई लोगों के हिसाब से डिजर्व्ड विनर, कई हिसाब से डिजर्व्ड भी था। बट एक जो चीज़ है, बैलन डोर जीते या ना जीते, बट अगर आपको एक बड़ा प्लेयर बनना है, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बड़े गेम्स में शो अप करो। ये जो उसका ट्रेबल विनिंग्स में भी सीजन में भी रहा था कि उसका वो सेमीज में भी गोल नहीं आया, फाइनल में भी गोल नहीं आया, अभी कम्युनिटी शील्ड में तो चलो उतना नहीं खेला, बट वैसे गोल नहीं आते उसके ऐसे फाइनल्स में, तो ये प्रॉब्लम है तो है ही। एंड इसमें काफ़ी हद तक ये भी है कि भाई डिफेंडर जो है वो इतना तोड़ के रखते हैं हालैंड को ऐसे मैचेस में, 2-3 लोग ग्रुप करके रखते हैं कि वो एक आदमी के लिए वो चीज़। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग समझते नहीं बड़ा गेम सिर्फ हालैंड के लिए नहीं, दूसरी टीम के लिए भी है, तो वो एक्स्ट्रा फोकस रखते ही रखते हालैंड पे। 2-3 प्लेयर्स अब वही, मतलब हालैंड भी लंबा है, बट वही 6-6 फीट के प्लेयर्स जब चढ़ जाते हैं आप पे 2-3, तो कोई बॉल आने ही नहीं देता, आइसोलेट कर देते हैं आप लोग को। और हालैंड वैसे टाइप का स्ट्राइकर है नहीं जो कि ड्रॉप बैक करेगा देन बॉल चलाएगा, ऑल्दो उसकी बॉल प्लेइंग बेटर हुई है, बट बहुत इंप्रूव होनी अभी बाकी है उस टाइप के रोल के लिए। एज ऑफ नाउ ये प्रॉब्लम रहेगी, बट हालैंड के पास एक्सक्यूज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इतना बड़ा वो प्लेयर बन चुका है, पेप गार्डियोला के अंडर खेल रहा है, गोल्डन बूट रेस इज ऑन, एम्बापे मैड्रिड चला जा चुका है, चैंपियंस लीग रेस इज ऑन, मैच हाँ भाई अटलांटा के साथ मैच है, राइट। तो अब जो थोड़ा था ना कि हालैंड को ज़्यादा स्पॉटलाइट इससे मिल रही थी क्योंकि चलो वो लीग 1 में था, वो भाई साहब मैड्रिड आ चुके हैं, अपनी पब्लिसिटी की ऑल टाइम हाई पे इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा आंखें एम्बापे पे, उससे डाइवर्ट करके अटेंशन अपने पास लाना, वो जॉब हालैंड की होगी रिगार्डलेस कोई इस पर चढ़े या ना चढ़े। सेकेंड प्लेयर जो होगा वो होगा ग्रिलिश। ट्रेबल में इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर था ग्रिलिश, उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट सीजन एकदम ब्लैंक, इंजरीज थी काफ़ी, देन वो टीम में वापस आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि डोकू काफ़ी अच्छा खेल रहा था, एंड डोकू ने यूरोज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था विद बेल्जियम, तो वो पॉइंट रहेगा। एंड डोकू काफ़ी एक्सप्लोजिव प्लेयर है, थोड़ी डायरेक्टनेस ला के देता है, डायरेक्टनेस ला के नहीं देता, पेस ज़्यादा है, बस वो अटैक करेगा बट उसकी डिसीजन मेकिंग अभी भी वीक है। एंड आई थिंक इस जगह पे, क्योंकि आई थिंक फिजिकली ग्रिलिश कॉम्पीट नहीं कर सकता डोकू के साथ, बट ये जो दिमाग वाला गेम है, कब वो जो गेम्समैनशिप कहते हैं पेस के अंदर भाई, कि कब फाउल जीतना है, कहाँ पे डाइव करना है, या फिर डाइव चलो गलत वर्ड है, बट कहाँ पे फाउल जीतना है, कब वो सही पास निकालना है, कब शूट लेनी है, ये समझ ग्रिलिश के पास है, इतना क्वालिटी प्लेयर वो है। तो अगर उसे चांस मिलेगा, आई होप वो करता है। एक वो बहुत मैंने रील में देखा था, गार्डियोला की एक टीम स्पीच थी जिसमें वो अंदर आता है, गुस्सा करता है सब पे, और कुछ ऐसे करता है, इफ यू डोंट इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड्स द अकेडमी इज रेडी। हाँ भाई व्हाट अ कोल्ड स्टेटमेंट टू से।
इतने बड़े प्लेयर्स को अपनी चीज बोलती था अकेडमी इज रेडी. देन अगेन शोस की गॉर्डियोला का क्या स्टैचर है. एक ही गुंडा है टीम के अंदर, वो गॉर्डियोला है, उससे ऊपर और कोई नहीं है. ये भी उसने बोला होगा एक टीम मीटिंग ऐसे करे कुछ. अच्छा कि एक ही बंदा है. हाँ ऐसे करे कुछ. एक But- था वो सीन दिखा रहे थे. राइट. एंड जो लास्ट प्लेयर होगा वो मेनली होने वाला है ऑस्कर बॉब. अभी हमने बोला कि गॉर्डियोला उसे टीम के अंदर रखेगा, ये टीम में रखेगा. आई थिंक चांस मिलने काफ़ी चांसेस हैं उसे कि मिल जाए, खेलने का गेम टाइम मिल जाए. एंड आप वैसा कह सकते हो, इस चीज़ को वैसा ड्रेस कर सकते हो कि एक वो वैसा प्लेयर है जो वॉच आउट करना होगा लोगों को, क्योंकि वो क्वालिटी लेके आ गया ऑलरेडी. एंड वो सॉर्ट ऑफ इन सम मैचेस इन द ए टीम उसने प्रूफ करा है अपने आप को. राइट. तो वो कैसे फ्लरिश होता है टीम के अंदर, क्या वो एक नया ऐसा प्लेयर निकल के आता है जो कि सिटी के लिए डिफरेंस मेकर होगा, वो चीज़ देखने वाली होगी. बट नाउ मूविंग ऑन टू आवर फाइनल सेगमेंट विच इज एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेडिक्शंस. एंड एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें, फर्स्टली व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशन तो है वही होनी चाहिए, ट्रेबल जीतना है इस बार. ट्रू. अगर मैंने मैड्रिड के लिए बोला है ना, तो मैं सिटी को नहीं छोड़ने वाला यहाँ पे. सिटी की टीम इज इक्वली गुड. इनके लिए एक्सपेक्टेशन यही होनी चाहिए. टीम चेंजेस भी नहीं हुए, ना टैक्टिकल चेंजेस हुए हैं. इतनी अच्छी टीम है, ये करना ही नहीं पड़ा. राइट. तो एक्सपेक्टेशन तो आई थिंक लोगों के ट्रेबल की होनी चाहिए. एंड अगर कोई ये बोलेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट मुझे ये लगता है कि एक रीज़न हो सकता है कि क्यों एक्सपेक्टेशन शायद ये ना हो, और एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से शायद सिर्फ लीग और यूसीएल की होगी. वो इसलिए है क्योंकि प्रीमियर लीग इस टाइम पे इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है. हर टीम थोड़ी अपग्रेड हुई है. हर टीम अपग्रेड हुई है. मैनचेस्टर सिटी ने कोई प्लेयर खरीदा नहीं अभी तक, सिर्फ एक प्लेयर गया है. बाकी टीम्स अपग्रेड हुई हैं. एंड इतनी कॉम्पिटिटिव है कि एक भी मैच हारेंगे तो उसका इम्प्लीकेशन के पूरे सीजन पे पड़ जाएगा. तो इन्हें इतने ज़्यादा अपने ए टीम वाले जो प्लेयर्स है इतने अच्छे से इतनी स्मार्ट मैनेजमेंट करनी होगी ना पेप गार्डियोला को, जिसके चक्कर में आई थिंक ये लोग ट्रेबल तो मिस आउट करेंगे ही करेंगे. ट्रॉफीज इट इज़ नेचुरल कि लोग मिस आउट करें इसके चक्कर. मुझे भी लगता है ट्रेबल होगा, बट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. मतलब मेरे साथ मेरी एक्सपेक्टेशन मैन सिटी से है कि लोग लीग और यूसीएल की रखें. दो मेजर ट्रॉफीज ये लोग जीते. सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि कोर्ट का डिसीजन अच्छा आ जाए. हाँ ट्रू एक्चुअली में तभी हो पाएगा सब कुछ. बट जो रियलिटी है, आई थिंक ये लोग यूसीएल नहीं जीतेंगे. नहीं जीत रहे. नहीं, आई थिंक ये लोग लीग जीतेंगे. मैड्रिड जीत रही है. हाँ, आई थिंक ये लोग लीग जीतेंगे और ये लोग कार्वा और एफए कप में से कोई एक जीतेंगे. हाँ. 2 ट्रॉफीज आएंगी. आई डोंट थिंक सिटी डोमेस्टिकली अपने सारी ट्रॉफीज जीतने वाली है, क्योंकि बाकी टीम्स, यूनाइटेड जैसी टीम्स एम ही इस चीज़ के लिए करेंगे कि हमें कब जीतना है. तो आई थिंक सिटी के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो तीनों डोमेस्टिक ट्रॉफीज ले जाए. इसलिए अनफॉर्चुनेटली अब वही उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा ये एक अंडरवेलमिंग सीजन होगा. लीग एंड आइदर ऑफ कारबाओ कप और एफए कप, ये 2 ट्रॉफीज आने वाली हैं. इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक आ सकती हैं. ये रियलिटी की बात हो रही है. हाँ. आई थिंक एक्सपेक्टेशन में फिर भी ये रखूंगा कि आपको यूसीएल जीतना है. हाँ. एंड ला लीगा कह रहा हूँ, प्रीमियर लीग जीतनी है. होपफुली एक डोमेस्टिक टाइटल भी आ जाए. रियलिटी में भाई आई कैन नॉट रूल देम आउट फॉर द यूसीएल. ओके. एंड प्रीमियर लीग तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जीतेंगे. Regardless of whatever has happened, I don't think they're missing out on the Premier League unless and until court order. तो डू यू थिंक मतलब अगर वो लीग और चैंपियंस लीग जीत रहे हैं तो फिर ये डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन एफए कप कारबाओ का भी लोग मिस आउट करेंगे? शायद थोड़ा कम फोकस करना पड़ेगा उसके चक्कर में. और क्योंकि तभी तो यार ट्रेबल हमेशा रेप्लिकेट नहीं पाता. इतना आसान नहीं होता. वो बहुत सारे फैक्टर्स अलाइन करने पड़ते हैं आपको ट्रेबल जीतने के लिए, जो कि हमेशा आपके हाथ में होता नहीं है. तो आई थिंक प्रीमियर लीग तो मुझे लगता है जीत रहे हैं लोग. हाँ, सेम. Once again, too dicey to not bet on them. यूसीएल मुझे लगता है कि भाई मतलब इफ नॉट विनिंग तो कहाँ तक, सेमीज तक तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट देम. अनलेस एंड अनटिल वही कुछ हो गया और ड्रॉ में पहले ही मैड्रिड से बढ़ जाए. भाई साहब कॉन्फिडेंस. बट अगर सेमीज तक आ रहे फिर तो हमेशा बात वही होती है कि उस दिन पे कौन बेटर निकल रहा है. एंड आई थिंक वहां पे सिटी के पास वो है कि वो निकाल सकते हैं. मैड्रिड आ जाए तो हाँ एक वर्दी कंटेंडर है, बट मान लो मैड्रिड कुछ करके बाहर हो गई. हाँ, तो फिर तो जीतना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी तो है ना. आई थिंक मैं उसको भी एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट देना चाहता हूँ. बट प्रीमियर लीग तो फॉर श्योर आई थिंक वो जीतना चाहिए. सो बेसिकली 2 ट्रॉफीज पक्का, हो सकता है तीसरी भी आ जाए. राइट, फेयर इनफ. सो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट. एंड अगेन आपको हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करे. स्पेसिफिकली क्रिकेट में तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स थे, तो इसके बारे में आई एम श्योर आप लोगों के भी बहुत सारे ओपिनियंस होंगे. सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन. बाकी इस पॉडकास्ट को लाइक करना ज़रूर भूलना कह रहा हूँ मत भूलना. एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा चैनल को. अपने दोस्तों में थोड़ा स्प्रेड करो अब इस चैनल को लेके.
एंड जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होनी चाहिए वो आपको उस साइड दिख जाएगी भाई, उधर जाके देखिए और वहाँ पर भी कमेंट करके बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।